हेलो हेलो हेलो। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल सभी के? वेरी 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 गुड इवनिंग सभी को, वेरी गुड इवनिंग सभी को, वेरी गुड इवनिंग सभी को। कैसे है सभी? क्या हाल चाल सभी के? चलिए चलिए, क्या सभी का ऑडियो क्लियर आ रहा है? हाँ भाई, बढ़िया मस्त मजे में। तो करते क्लास की शुरुआत। आज से हम पढ़ेंगे एक और नया धमाकेदार चैप्टर, तरंग प्रकाश की। आज हमारा लेक्चर नंबर 1। छोटा चैप्टर होता है, मतलब इन कंपैरिजन तो अभी तक जो हमने पढ़ा उससे उन सब के कंपैरिजन में तो छोटा ही होता है। आप इसे मान सकते हो ये चैप्टर जो है वो कुछ जो से विद्युत चुंबकीय प्रेरण हमने पढ़ा था उतनी ही लंबाई का चैप्टर है। ठीक है, तो आज से हम शुरू करेंगे तरंग प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स या प्रकाशिकी में हमारे सिलेबस में दो बड़ी बड़ी बात है। एक है किरण प्रकाशिकी जो हमारा हो गया है, और अगली बात जो है वो है तरंग प्रकाशिकी या वेव ऑप्टिक्स। एनसीईआरटी के हिसाब से जो एनसीईआरटी पार्ट 2 करेंगे तो उसका सेकंड चैप्टर है हमारे पास तरंग प्रकाशिकी। ठीक है, चलिए। तो तरंग प्रकाशिकी में हमें क्या क्या पढ़ना होता है और क्या क्या इंपॉर्टेंट सी बातें होती है ना, ये तरंग प्रकाशिकी। इसके बाद में हमारा जो अगला चैप्टर रहने वाला है, मतलब फिर वो मॉडर्न फिजिक्स रहेगा। तो मॉडर्न फिजिक्स हमारे लिए मतलब मोस्ट प्रोबेबली हम कोशिश करेंगे तो इसी हफ्ते में हम तरंग प्रकाशिकी खत्म करके अगले मंडे से हम जो वेव ऑप्टिक्स के बाद में मॉडर्न फिजिक्स वाला पोर्शन है वो शुरू कर दें। ठीक है, चलो तो करें क्लास की शुरुआत। चलो आ गए सभी? हाँ, वो टेस्ट के नंबर वो है ना, बहुत अफसोस की बात है। ये मैंने टेक टीम वालों को बोला कि यार तुमने क्वेश्चन तो ठीक कर दिए, तो बोले सर सबके आंसर्स हमने ठीक कर दिया। मैंने बोला बहुत बढ़िया, आपको पुरस्कारित किया जाएगा। तो बोलते सर देखो चेक करो, अब सबके आंसर्स ग्रीन ग्रीन बता रहा है। मैंने बोला बहुत बढ़िया, लेकिन मैंने बोला यार इसके नंबर तो बढ़ाओ। तो बोलता सर अब वो तो एक बार बच्चे ने टेस्ट सबमिट कर दिया तो कर दिया। मैंने ये कैसे हो गया? मतलब अगर एक टेस्ट सबमिट हो गया तो उसके बाद में नंबर नहीं बढ़ेंगे? तो बोलते सर वो तो अभी हमने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि ऐसा करना पड़ेगा। तो हमने तो टेस्ट ऐसे बनाए, ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए हैं कि जिसमें एक बार बच्चे को जो सही आंसर होगा वो कर देगा तो उसको उसके नंबर मिल जाएंगे। तो अगर बाद में क्वेश्चन चेंज करना हो तो बोलता सर ऐसी स्थिति तो आई नहीं कभी। तो बहुत बढ़िया। तो अब आप अपने अपने हिसाब से वो जो 7-8 क्वेश्चन थे, देखो वो जो 7-8 क्वेश्चन थे उनके मार्क्स जो है वो सब अपने अपने हिसाब से जितने भी थे आपके वो प्लस कर लो। ठीक है, चलो। मतलब अगर ये तो सर आपने नई बात बताई। मैंने कहा ये हमारे लिए नहीं है भैया, ये हमारे लिए बिल्कुल ही सामान्य बात है, इतना चौंको मत। चलो तो अब करते हैं क्लास की शुरुआत। तरंग प्रकाशिकी लेक्चर नंबर 1। तो अब हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले हम समझेंगे क्या कि प्रकाश की प्रकृति के बारे में थोड़ा और जानना होगा और विस्तार से चीजें समझनी होगी। फिर हमें पढ़ना है प्रकाश का व्यतिकरण। यह सबसे इंपॉर्टेंट सी बात है, तरंग का व्यतिकरण या सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या होता है, इंटरफेरेंस ऑफ वेव क्या होता है, वो समझेंगे हम। और फिर उसके बाद में जो एक लोता टॉपिक जिसमें इस चैप्टर में दिमाग लगाना है थोड़ा बहुत, वो भी थोड़ा सा, वो है यंग डबल स्लिट प्रयोग। यंग का द्वितीय स्लिट प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर प्रकाश का विवर्तन पढ़ेंगे और ध्रुवण पढ़ेंगे। ये दोनों थ्योरेटिकल टॉपिक से ही होते हैं। इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला है, छोटी सी इक्वेशन सी होती है जो इससे ही मैच करती है। बाकी ये तो पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है। इसमें भी एक बेयरस्ट्रेस लॉ होता है बस। बाकी इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना है ना। तो आज से हम करते हैं इस चैप्टर की शुरुआत। ठीक है, तो टेस्ट सिलेबस बता दीजिए पहले से ही प्लीज। तो टेस्ट सिलेबस में ये वाला चैप्टर तो पूरा आएगा ही आएगा, और मॉडर्न फिजिक्स भी पूरा आएगा, है ना। मतलब कि ये और मॉडर्न फिजिक्स और किरण प्रकाशिकी में हमारा प्रकाश की उपकरण मैंने नहीं पूछा, तो प्रिज्म के क्वेश्चन ज्यादा नहीं थे, तो उसके भी आप एक तरीके से मान के लो किरण प्रकाशिकी आप फिर से पूरा रिवाइज कर लो। तरंग प्रकाशिकी और मॉडर्न फिजिक्स में खत्म कर दूंगा, है ना। तो ये सब कुछ होगा। चलिए तो करें क्लास की शुरुआत, है ना। एक बार लिख देते नेक्स्ट टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट कब आएगा जल्दी से बता दो। नेक्स्ट टेस्ट, अच्छा अब ये जो चैप्टर है अभी तो आज तो थ्योरी ही थ्योरी होगा, भर भर के थ्योरी होगा, है ना। तो बस मैं बोलते जाऊंगा, आप सुनते जाओ। नेक्स्ट टेस्ट कब होगा, तारीख बताओ।
कोई बता सकता है? आज का तारीख है 12/12 और हो जाएगा 25 को तो है मेरी क्रिसमस, तो 24 को टेस्ट होगा, 25 को क्योंकि है मंडे मेरी क्रिसमस। चलो तो 24 को भी है संडे, 24 मई को होगा, 24 मई होगा, 24 दिसंबर होगा, सॉरी यहाँ पे दिसंबर लिखना पड़ेगा, मई कहां से आ गया, अभी तो नीट की एग्जाम ही नहीं हुई सर। 24 मई सर, नीट की एग्जाम भी आपने खत्म करवा दी, टेस्ट ले रहे हो आप हमारा इतना लेट। देखो तो इसमें किरण प्रकाशिकी पूरा आएगा, किरण प्रकाशिकी से मतलब इतने ज्यादा सवाल नहीं आएंगे, लेकिन आपको यह पढ़ना तो होगा ही होगा। साथ ही साथ तरंग प्रकाशिकी और मॉडर्न फिजिक्स पूरा। चलो तो उतरते हैं मैदान में, करते हैं इस चैप्टर की शुरुआत। सबसे पहले हमें समझना होगा प्रकाश की प्रकृति क्या होती है। प्रकाश की प्रकृति देखो, इस दुनिया में क्या हुआ मैं आपको एक बार संक्षेप में वर्णन दे देता हूं, है ना। क्लास 11 के चैप्टर्स कब आएंगे? क्लास 11 के चैप्टर बस ये हो गया, बस मॉडर्न फिजिक्स होगा, इसके बाद में सेमीकंडक्टर अर्धचालक बचता है 1 हफ्ते का, उसके बाद में फिर हम धमाकेदार तरीके से क्लास 11 में वापस कूद जाएंगे। चलिए तो अब हम यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सी सवालों के ऊपर चर्चा करना पड़ेगी, मतलब न्यूमेरिकल वाले नहीं, दिमाग के सवाल जो इस दुनिया में घूम रहे थे उन सवालों के ऊपर। जैसे सबसे पहले क्या होता कि न्यूटन ने जो किरण प्रकाशिकी हमने पढ़ा, उसकी जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो न्यूटन ने ही रखा। हाँ अब मुझे पता है आप लोग बोलोगे सर फिर न्यूटन आ गया। हाँ न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया था, लेकिन जो असली बात मतलब सबसे पहले परावर्तन और अपवर्तन जो है वह न्यूटन ने समझाया था। तो न्यूटन ने एक अपनी थ्योरी दी थी जिसे बोला था न्यूटन का कणिका सिद्धांत या न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी, जिसके बेसिस पे परावर्तन और अपवर्तन को समझा गया कि क्यों हो रहा है परावर्तन और क्यों हो रहा है अपवर्तन, और उसके ऊपर पूरी कहानी आगे करेगी। लेकिन न्यूटन तो यार न्यूटन ना बहुत पुराना आदमी था, मतलब न्यूटन आप मान के चलो न्यूटन जो था वो 18वीं सदी में उसने सारी बातें बोली। लेकिन जैसे हम आगे बढ़े, 19वीं सदी आई, 20वीं सदी आई, तो अब दुनिया में लोगों को पता चला कि एक्चुअल में न्यूटन की बातें जो है वो केवल परावर्तन और अपवर्तन तक ही सीमित है। इसके अलावा लाइट जो है वो और भी बहुत सारी फिनोमिना या बहुत सारे प्रभाव है वो लाइट देती है, जो न्यूटन की थ्योरी नहीं समझा पाई। फिर इसके बाद में आगे बढ़े हम, और फिर उसके बाद में हाइगन ने, मतलब बहुत सारे लोग प्रयोग करते रहते थे, इन्हीं के बीच में फिर हाइगन नामक एक आदमी आया। हाइगन भैया ने एक और नई थ्योरी दी। देखो ये सब कुछ जैसे केमिस्ट्री जैसा है, केमिस्ट्री में जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते कि एटम है ना, तो एटम में आपने ये मतलब ये वाला जो चैप्टर है इसके बाद से थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री का हल्का सा फील आने लग जाता फिजिक्स में भी, है ना, कि हम जो थ्योरीज पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, अच्छा ये वाली थ्योरी थी, है ना, मॉलिक्यूलर थ्योरी फिर फेल हो गई, फिर दूसरी थ्योरी आई, फिर दूसरी थ्योरी, ये ऐसा कार्यक्रम। तो वैसे ही कुछ कुछ चीजें हमें समझाने की कोशिश करी गई फिजिक्स में भी या लाइट के ऊपर भी। तो लाइट के ऊपर पहले तो न्यूटन ने समझाई बात, फिर उसके बहुत समय बाद हाइगन ने बोला कि देखो एक्चुअल में क्या है, लाइट जो है वह जो आप दूसरे प्रभाव जैसे व्यतिकरण वगैरह जो हम आज आगे पढ़ेंगे, ध्रुवण वगैरह जो आज पढ़ेंगे, वो सब क्यों दिखा रही है लाइट, क्योंकि लाइट एक्चुअल में जो न्यूटन ने बोला जो छोटे छोटे कण हैं वो छोटे छोटे कण नहीं है। लाइट जो है वो एक तरंग है। लाइट क्या है, या प्रकाश जो है एक तरंग है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है तरंग प्रकाशिकी, मतलब तरंग के ऊपर जो सारी कहानी भी हमें इस चैप्टर में अब पढ़ना होगी। तो लाइट क्या है, लाइट जो है वो एक तरंग है, तरंग के रूप में वो संचरण करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, और जो सारे प्रभाव आप देख पा रहे हो लाइट के वो तरंग की वजह से हो रहा है, और उसकी थ्योरी को माना गया। उसके ऊपर यंग का डबल स्लिट प्रयोग भी सिद्ध हुआ, सारी बातें सही हुई, विवर्तन और ध्रुवण वगैरह के जो सिद्धांत थे वो भी सही पाए गए, और हाइगन की थ्योरी बिल्कुल सेट चल रही थी दुनिया में। लेकिन अचानक से घुंघराले बाल वाले बाबा ने एक नया एक्सपेरिमेंट कर डाला। क्या? जो आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव हुआ। प्रकाश विद्युत प्रभाव में फिर से दिमाग में खुजली हुई कि सर ये प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है उसमें यह पाया गया कि लाइट जो है वो तरंग नहीं है, कण है।
कण हैं, और उन कण का नाम आइंस्टीन ने फोटोन नाम दिया। क्या नाम दिया? फोटोन नाम दिया। तो फोटोन जो थे वो क्या थे? फोटोन जो थे वो आइंस्टीन ने समझा कि एक्चुअल में क्या चक्कर चल रहा है आपका, यह जो पूरी लाइट है, ये लाइट जो है फोटोन से मिलकर बनी है। तो ये जो सारे फोटोन है, फोटोन की पूरी कहानी आइंस्टीन ने समझाई। फिर अब दुनिया वाले कंफ्यूज्ड कि दो लोग आके बोलते तरंग है, दो लोग आके बोलते हैं कि लाइट है, लाइट जो है वो कण है। फिर यही कहानी चलती रही। कभी न्यूज़पेपर में आता कि आज पाया गया लाइट प्रकाश, आपके चारों तरफ वह प्रकाश जिसकी वजह से आप सब कुछ देख पा रहे हैं। क्योंकि उस समय टीवी नहीं होता था ना, तो न्यूज़पेपर में आता था। तो न्यूज़पेपर में आता था कि जिसकी वजह से आप चारों ओर देख पा रहे हैं वो आज पता चला है कि एक तरंग है। फिर अगले दिन आता था आज की ताजा खबर, आइंस्टीन ने सिद्ध किया कि ये जो लाइट आपके चारों तरफ है ये छोटे छोटे कण से मिलकर बनी है, जिसको हमने फोटोन बोला, है ना। तो आपके जैसे लोग, हमारे जैसे लोग मजे लेते थे। क्या आज क्या होगा बताओ भैया, आज क्या होगा? 100 रुपए की शर्त, 100 रुपए की शर्त। आज लाइट क्या है? आज है सर, आज है मंगलवार। तो मंगलवार है तो लाइट आज क्या है? आज है कण। फिर अगले दिन सुबह उठ के सो के उठे, 100 रुपए की शर्त, है ना। 100 का दो। क्या भाव चल रहा है? आज लाइट चल रही है सर तरंग। ओके, फिर अगले दिन शर्त लगी लोगों की, आज लाइट चल रही है कण। फिर ऐसे ही चलता रहा, आज तो संडे है, आज क्या होगा? तो लोगों ने बोला आज संडे है, आज छुट्टी पर है लाइट, डोंट वरी, बी हैप्पी, आज छुट्टी पर है, आज कोई शर्त नहीं लगाएगा। तो यही कहानी चलती रही इस दुनिया में आगे। फिर डी ब्रॉगली भैया ने बोला कि देखो ये जो चक्कर आप समझ रहे हो ये केवल लाइट का ही नहीं, ये इस दुनिया में हर चीज का है। हर चीज जो है वो दोगला व्यवहार करती है, हर चीज जो है वो लाइट भी होती है और हर चीज जो होती है वो कण भी होती है। तो डी ब्रॉगली को बोला रहा भैया तुम निकलो यार, अब अभी मैं यहाँ हूँ, ये पेन है, ये सब हम कण से हम क्या तरंग बन जाएंगे थोड़ी देर में? आज तक तूने देखा किसी इंसान को, है ना, इंसान ऐसा खड़ा हुआ था और ऐसे तरंग बन गया, डिंग 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 तरंग बन गया? नहीं सर, ऐसा नहीं देखा। हाँ, लेकिन आज के जमाने में देखा था सर, वो कुछ लोग होते ऐसे डांस करते सर, ऐसे तरंग बन जाते, कॉकरोच जैसा डांस करते वो। लेकिन वो वाली बात नहीं कर रहे हम, वास्तविकता में कण जो है तरंग बन जाए। तो फिर वो डी ब्रॉगली ने बोला तुम नहीं बन सकते क्योंकि तुम्हारा द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, लेकिन लाइट, फोटोन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब क्या इनका द्रव्यमान बहुत कम है और यह तरंग भी बन सकते हैं और ये कण भी बन सकते हैं, इनके अंदर है दोगला व्यवहार। फिर उसके बाद में कहानी खत्म हुई, लोगों के बीच में शर्त लगना बंद हो गई, है ना। बोले अच्छा ओके, अब लाइट तरंग भी हो सकती है और कण भी हो सकती है। फिर इस चीज को हम आगे चलकर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में हाइगन और तरंग। फिर इसके बाद में अगला चैप्टर जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, तब हम उसमें कण की बातें करेंगे और उसमें डी ब्रॉगली की बात भी कर लेंगे 15-20 मिनट में। चलिए, हाँ भाई, तो न्यूटन ने क्या बोला? पढ़ लो यार, क्या बोला न्यूटन ने? पढ़े लिखे आदमी हो तुम, पढ़ो क्या बोला भाई। सबसे पहला पॉइंट न्यूटन ने बोला, न्यूटन का कणिका सिद्धांत। न्यूटन ने बताया कि प्रकाश छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे हल्के और प्रत्यास्थ कणों से, प्रत्यास्थ मतलब जो टकराकर वापस आ जाए, है ना, गेंद जैसे, प्रत्यास्थ कणों से मिलकर बना है, जिन्हें कणिकाएं कहते हैं, जिन्हें कार्पस्कुलर कहते हैं। हिंदी में अच्छा वर्ड है, अंग्रेजी में तो बहुत ही खतरनाक है, कार्पस्कुलर। ओके, एवं ये किसी दीप्त वस्तु से उत्सर्जित होते हैं, मतलब कि जो जैसे बल्ब हो गया, सूर्य हो गया, इनसे ये उत्सर्जित हो रहे हैं। ये कणिकाएं प्रकाश की चाल से सभी दिशाओं में सरल रेखा में गतिमान हैं। ये कणिकाएं ऊर्जा का वहन करती है एवं नेत्र से रेटिना करती है एवं नेत्र के रेटिना से टकराने पर यह वस्तु के होने का आभास कराती है। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, आगे विभिन्न रंगों के प्रकाश की कणिकाओं का आकार भिन्न भिन्न होता है। अच्छा, अब न्यूटन को बोला गया कि भैया चल, तूने बोला कि सारे रंग जो है वो अलग अलग है, सारे रंग अलग, सारी लाइट जो है वो कणिकाओं से मिलकर बनी है। बिल्कुल सही बात, सारी लाइट जो है वो कणिकाओं से मिलकर बनी है। तो सारी लाइट जो कणिकाओं से मिलकर बनी है तो इसमें रंग अलग अलग कैसे दिख रहे हैं? तो उसने बोला कि देखो क्या होता है कि अलग अलग रंग अलग अलग आकार की कणिका है ना। तो जैसे जो लाल रंग की कणिका है उनका आकार नीले रंग की कणिकाओं से अधिक होता है
जिसको आगे चल के हमने वेवलेंथ बोल दिया एक्चुअल में तरंग का, कि लाल रंग का वेवलेंथ ज्यादा होता है वॉयलेट रंग से। ठीक है, इसी प्रकार से अगला पॉइंट, कणिका सिद्धांत स्पष्ट करता है कि प्रकाश ऊर्जा एवं संवेग का वहन करता है ना। क्यों, इससे कैसे पता चला सर ऊर्जा और संवेग का वहन करता है? ऊर्जा मतलब कि जब भी प्रकाश कहीं भी जाकर टकराता है, जैसे ये तो लोगों को पहले से पता था ना यार, कि गर्मी में अगर हम पानी को रखते हैं तो पानी गर्म हो जाता है, या धूप में रखा हुआ पानी गर्म हो जाता है। तो इसमें पढ़ा लिखा होने वाली कौन सी बात है यार, ये तो गली मोहल्ले के बच्चों को पता था कि अगर ठंड के दिनों में आपको थोड़ा गर्म पानी चाहिए तो उसको धूप में रख दो थोड़ी देर, तो पानी हल्का फुल्का गर्म हो ही जाएगा। मतलब कि वो गर्म कैसे हो गया? ऊर्जा कहां से गई उसके पास? सूर्य से ऊर्जा है, प्रकाश की ऊर्जा है। तो प्रकाश के पास ऊर्जा है, मतलब वो न्यूटन ने बोला कि देखो उसके अंदर बहुत छोटी छोटी कणिकाएं हैं, वो जाके पानी पर टकराती है, पानी को अपनी ऊर्जा दे देती है, तो पानी हल्का हल्का गर्म हो जाता है। संवेग भी है, बल है, संवेग है। ठीक है, मतलब इसके और भी बहुत सारे प्रयोग किए गए, आपने छोटी छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे। जैसे क्लास 7th 8th में इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर होता है जिसमें ऐसा बताता है कि एक ट्यूब के अंदर से लाइट डाली गई, फिर उसके सामने हमने एक पुष्टा खड़ा कर दिया, तो लाइट इधर टकराई तो पीछे परछाई आ गई। मतलब क्या पता चला कि लाइट जो है सरल रेखा में गति करती है, लेकिन वो किसी भी चीज से टकराती है, तो टकराने के बाद में है ना, वो टकराने के बाद उसमें बल भी लगाती है और लाइट वहां से किसी मतलब ठोस चीज उसको पार नहीं कर पाती है। फिर उसके बाद में वहां पर क्या करें, वहां पर एक छोटी सी बिना घर्षण की एक फिरनी सी लग या एक चक्री सी रख दी, टरबाइन सी रख दी, उसके ऊपर लाइट फेंकी गई तो घूमने लगी वो। मतलब कि जो लाइट है वो बल भी लगा सकती है। ठीक है, तो ऐसे कुछ कुछ प्रयोग करेगा, ये सब क्लास 7th 8th में पढ़ाए जाते हैं। लेकिन हमें तो इतनी सी बात पता है कि ऊर्जा और संवेग का वहन करता है, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, प्रकाश का निर्वात में संचरण होता है, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन होता है। ये सारी बातें न्यूटन ने बोला। अच्छा, कणिका सिद्धांत व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण को व्यक्त नहीं करता है ना। ये व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण को व्यक्त नहीं करता, मतलब इन तीनों को नहीं समझा पाया कणिका सिद्धांत। अभी तीनों सिद्धांत क्या होते तुम्हें तो पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम न्यूटन के बराबर हो। अभी तो न्यूटन ने जितना पढ़ाया उतना तुमने पढ़ लिया। अभी तीनों बातें अभी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि न्यूटन क्यों नहीं बता पाया। ठीक है, चल लास्ट बात, कणिका एक और इंपॉर्टेंट सी बात जो न्यूटन ने बहुत ही गड़बड़ बोल दी, भयंकर ही गड़बड़, मतलब केमिकल लोचा दिमाग में। क्या न्यूटन ने बोला कि कणिका सिद्धांत के अनुसार सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम की तुलना में अधिक होती है। फुल स्टॉप नहीं, कामा। इतना पढ़ो पहले एक बार, ये वाले स्टेटमेंट को 2 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो इस स्टेटमेंट को, 2 बार पढ़ो इस स्टेटमेंट को, 2 बार पढ़ो इस स्टेटमेंट को। क्या बोलना चाह रहा है ये? क्या बोलना चाह रहा है ये स्टेटमेंट? लिखना है क्या? हाँ लिख लो, लिखना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। कल की फिजिक्स क्लास पूरी नहीं दिख रही है तुमको? यार वो तो ठीक करवाया था मैंने। ठीक है, चलो ठीक है। हाँ भाई, तो ये कुछ 7 पॉइंट थे। अब आगे बढ़ते अगली इंपॉर्टेंट सी बात। ये शॉर्ट में लिखा हुआ है कि ये क्या क्या कर पाया, परावर्तन और अपवर्तन को समझा पाया, ऋतुरेज रेखीय संचरण होता है प्रकाश का, ये समझा पाया, ऊर्जा का अस्तित्व है प्रकाश में, ये समझा पाया। क्या नहीं समझा पाया? विवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन न्यूटन नहीं समझा पाया। साथ ही साथ विरल माध्यम में प्रकाश का वेग सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होता है, और प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है ये नहीं समझा पाया, क्योंकि ये तो तुम्हें भी समझ नहीं आते अभी तो। हाँ, न्यूटन बाबा ने पहली बार ऐसा पता चला कुछ भयंकर ही गलत बोल दिया। अच्छा, पूरी दिख रही है क्लास? ठीक है, एक बार ने बोल दिया, चेक कर लेंगे वो। चलो हाँ भाई, आगे बढ़ते। अब यह है बहुत इंपॉर्टेंट सी बात, बोर्ड वालों के हिसाब से भी और उसके बाद में नीट के हिसाब से भी, है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सी बात, प्रकाश का तरंग गति सिद्धांत। ये जो है ये हाइगन ने दिया था, ये हाइगन का मत था।
हाइगन के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया था, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में काल्पनिक माध्यम ईथर में संचरित होता है। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट सी बात उसने बोला, कौन सी तरंग? अनुप्रस्थ तरंग के रूप में। अनुप्रस्थ तरंगे कौन सी होती है? ये वाली तरंगे जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंगे होती है ना। तो अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में, अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में प्रकाश का संचरण होता है और यह एक काल्पनिक माध्यम ईथर में संचरण होता है। इसका काल्पनिक माध्यम ईथर मतलब क्या होगी सर? ये वाली बात देखो, क्या था, लोगों को पता था कि यार सूर्य और पृथ्वी के बीच में कुछ भी नहीं है, निर्वात है। तो जब सबसे पहली बात ये आई इस दुनिया में कि अगर प्रकाश एक तरंग है तो वह बिना माध्यम के कैसे गति कर रहा है, क्योंकि हमें पता था कि जो प्रकाश है, प्रकाश जो है वह गति तो कर रहा है, क्या तरंग जो है वह तरंग केवल माध्यम में ही गति करती थी, ठीक है। लेकिन यहां पर यह इसने ऐसा बोला कि यह एक काल्पनिक माध्यम ईथर में संचरित करती है। ईथर मतलब क्या बोल दिया? ईथर का वर्ड का सबसे पहला उपयोग जो है वो इसी ने किया था, है ना। तो ईथर मतलब क्या होगा कि जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या है, कुछ नहीं है, तो उसने बोला ईथर मान लो। क्या मान लो? ईथर मान लो। तो ईथर क्या है? कि ईथर एक माध्यम है जो काल्पनिक माध्यम है, जो सर्वव्यापी मतलब कि हर जगह है, समदेशिक हर दिशा में है, पूर्णतः प्रत्यास्थ और भारहीन या न्यूनतम घनत्व वाला होता है, एक ऐसा माध्यम है। तो उसके बीच में हमारे बीच में या सूर्य से हमारे बीच में या ग्रहों के बीच में जो लाइट गति कर रही है वो इस माध्यम में गति कर रही है। अच्छा, एक माध्यम में प्रकाश का वेग नियत होता है, परंतु माध्यम के परिवर्तित होने पर वेग परिवर्तित होता है। यह सिद्धांत सभी प्रकार की तरंगों के लिए सत्य होता है ना। यह जरूरी नहीं है प्रकाश ही हो, और भी प्रकार की जो तरंगे थी उन सभी के लिए बात सही होती है। साथ ही साथ इसके अलावा अब कुछ इंपॉर्टेंट सी बात है जो हमें पता होना चाहिए, है ना। क्या है? समान कला में कंपन करते हुए ईथर कणों की निधि या लोकस इसे इंग्लिश में बोल सकते हो आप, या आप इसे बिंदु पथ भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? बिंदु पथ। तो अगर कोई आपके पास निधि नामक मित्र हो या आपके घर में कोई निधि हो तो उसे आप लोकस नहीं चिढ़ाएंगे, या आप उसे बिंदु पथ भी नहीं बोलेंगे, निधि होती है। वैसे उसका मतलब क्या होता है? लोकस। इसका मतलब क्या हुआ सर? थोड़ा अच्छे से बताओ ताकि हम पूरे मजे ले पाए। देखो क्या होता है, हमारे पास जो प्रकाश है ना, अभी ये वाला जो अभी मैं जो बिंदु पथ वाला कंसेप्ट समझाऊंगा, है ना, ये जो निधि वाला कंसेप्ट समझेंगे हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के आधार पर आगे की पूरी थ्योरी बेस्ड है, पूरा चैप्टर बेस्ड है इस चैप्टर पे, ठीक है। तो यहां पर जो लोकस है ये क्या कहना चाह रहा है? मान के चलो हमारे पास यहां पर लाइट है, ठीक है, इस स्रोत से ये लाइट निकली, इधर से भी लाइट निकली और इधर से भी लाइट निकली, ठीक है। अब समान कला मतलब क्या हुआ? देखो क्या होगा कि हमारे पास अगर समान कला मतलब समान कोण, मतलब कि माध्य स्थिति से देखो तरंग गति कैसे करती है? तरंग ऐसे होती है सर, ये वाले कण जो है, ये वाले कण उठकर ऊपर जाएंगे, कुछ कण नीचे आएंगे, कुछ कण ऊपर जाएंगे, कुछ कण नीचे आएंगे। ये जो यहाँ था वो उठ के यहाँ चले गया, यहाँ वाला यहाँ चले गया, यहाँ वाला यहाँ चले गया, यहाँ वाला यहाँ आ गया, यहाँ वाला इधर आ गया, इधर 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 वाला ऊपर चले गया। ये सब कण ऊपर नीचे गति कर रहे हैं, उसके हिसाब से तरंग गति करती है, उसके हिसाब से तरंग गति करती है। तो अगर उसी के हिसाब से तरंग गति करती है, तो यहां पर अगर एक तरंग तो निकल नहीं रही है, इससे अनंत तरंगे निकलेंगी। तो इनमें सभी कण जो साम्य अवस्था से समान दूरी पर है, मतलब मान के सब मैंने वो वाले कण जोड़े जो अधिकतम ऊंचाई पे थे। तो अगर इन सबको मैं मिलाऊंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? एक गोला बनेगा। ये गोला 2D में नहीं 3D में बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास यहाँ पे एक स्रोत है, तो अगर एक स्रोत है तो स्रोत के चारों ओर क्या होगा सर? उस स्रोत से चारों दिशाओं में लाइट निकलेंगी, और चारों दिशाओं में जब लाइट निकलेंगी तो वो लाइट जो है वो सर एक गोला बना देंगी, है ना। मतलब
लाइट गोला नहीं बनेंगे, चारों दिशाओं में लाइट निकलेंगी, लेकिन उनका जो अधिकतम विस्थापन होगा उन कणों का, उन सबको अगर मैं डॉट 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 को जोड़ दूं तो क्या बनेगा, वह एक डिजाइन में एक गोला बन जाएगा। एक गोला, दो गोला, तीन गोला, चार गोला, से अनंत गोले बनेंगे, अनंत गोले बनेंगे। तो ये जो गोले बनेंगे, यही तरंग, यही जो है वह बिंदु पथ है इस तरंग के लिए, या उन कणों का बिंदु पथ है, और इसे ही हम तरंगाग्रह कहते हैं, या हम इसे वेव फ्रंट कहते हैं, तरंगाग्रह या वेव फ्रंट कहते हैं। तो प्रकाश माध्यम में तरंगाग्रह के रूप में गमन करती है। उसने बोला कि एक्चुअल में तरंग तो है, तरंग के रूप में तो गति कर रही है, लेकिन वह एक्चुअल में क्या है, तरंगाग्रह के रूप में गति हो रही है। सर व्हाट इज तरंगाग्रह, लेट अस फील समथिंग मोर। चलो एक और छोटा सा एनिमेशन देखते हैं। देखो ये जो है वह तरंगाग्रह क्या होता है, उसको समझाने के लिए बेस्ट एनिमेशन है या बेस्ट चीज आप मान सकते हो, है ना। ये आप देखो, ये जरूरी नहीं है कि हम इसको लाइट में ही समझे। पानी में अगर हम एक पत्थर गिराते हैं तो वहां पर भी, जैसे शांत तालाब है उसके अंदर एक पत्थर गिरा दिया आपने, तो पत्थर गिराएंगे तो वहां भी क्या होगा, तरंग बन जाएंगी, वहां पर भी क्या होगा, तरंगे बनेंगी। तो तरंगों को अगर आप ऐसा समझेंगे, तो अगर मैं यहां पर एक पानी की बूंद डालूं तो ये जैसे जैसे पानी की बूंद या रोक दी जाए, तो जब पानी की बूंद एक गिरी थी तो वो पानी की बूंद में ऐसी लहरें चल रही, तो ये क्या है सर, एक ऐसी जगह आएंगी जहां पर ये सारे बिंदु जो सामान्य अवस्था से नीचे है, ऐसी जगह होगी जहां पे सारे बिंदु जो है सामान्य अवस्था से ऊपर है। पानी सामान्य अवस्था से ऊपर नीचे होगा, तो जहां पर सारे ऊपर जो ऊपर वाले बिंदु जोड़ोगे तो वह एक बिंदु पथ होगा जो तरंगाग्रह होगा। इसी प्रकार नीचे वाले जोड़ोगे तो वो भी एक तरंगाग्रह होगा। तो लाइट जो है ना, हम ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे पानी जो है, पानी में जैसे तरंगाग्रह बन रही है, वैसी की वैसी लाइट में भी बनती है, वैसी लाइट में भी बनती है ना। हम एक्चुअल में, आपने इसको देखा भी हो लाइव तो या वास्तविक में फील भी किया, तो हमको ऐसा लगता है कि हाँ सर ऐसा ही हो रहा है सर, कि पानी जो है हर जगह ऐसे नाच रहा है, लेकिन वो ऐसे नाच नहीं रहा है। एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहां से तरंग इधर जा रही, तरंग इधर जा रही, तरंग इधर तरंग जा रही है, लेकिन आप जब उसे ऊपर से देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ यह तरंग जो है वो ऐसी फैल रही है, ये फैल नहीं रही, वो क्या, वो तरंगाग्रह है जो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो वही बात हाइगन ने बोली कि तरंगाग्रह के रूप में संचरण करती है। ठीक है, इस चीज को आप लाइट से भी समझ सकते हो, है ना, लाइट से भी समझ सकते हो कि अगर मान के चलो मैंने यहाँ पे इसका स्रोत बदल दिया, ये लाइट में भी होता है, ये साउंड में भी होता है, ये हर किसी में होता है ना। जैसे अगर मान के चलो हम लाइट में समझेंगे, तो यहां से हमने लाइट डाली, तो लाइट क्या, लाइट फैल रही है। तो लाइट में अगर हमने इसको रोक देते एक सेकंड के लिए, हमने ये देखा कि सर कुछ कण जो एक समान कला में होंगे तो उनका बिंदु पद बनाया, तो सर ये सारा ब्राइट दिख रहा है, लाइट ब्राइट डार्क। वैसे वास्तविक तो लाइट में हमें ऐसा नहीं दिखता है, क्यों, क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत कम है, तो उसमें हमें लाइट डार्क नहीं दिखता है। लेकिन पानी में हम उस चीज को आसानी से महसूस कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पर उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, उसमें दूरियां कम होती है, दूरियां ज्यादा होती है, तो हमें फील आता है पूरा। वही बात हम यहाँ पर लाइट में भी कर सकते हैं, लाइट में भी ऐसा ही होता है। और एग्जैक्ट सेम चीज साउंड में भी होती है ना। अगर मान के चलो कहीं पे स्पीकर है ना, और स्पीकर में बेस, क्यों, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, तो हमने यहाँ पे स्पीकर बजाया, हमने बोला ओके स्पीकर आवाज करो, तो स्पीकर में आवाज आएगी, तो ये आवाज भी जो आ रही है वो भी ऐसे ही होंगी, ये सारी आवाज भी ऐसी ही गति करती है। या आप एक काम करो, इसको और फील करने के लिए हम यहाँ पर कुछ कण लगा देते हैं ना। तो ये देख, मान के चलो कि ये हमारे पास नॉर्मल एयर है, मैं साउंड वाली चीज भी अभी ही पढ़ा रहा हूं आपको ना। ये हमारे पास एयर है, तो ये एयर है, तो एयर में अगर मान के चलो साउंड आता है, तो साउंड स्पीकर जो, अगर आपने स्पीकर को कभी देखा हो या स्पीकर में कभी फील किया, तो स्पीकर की सतह पर अगर कभी हाथ लगाओ तो स्पीकर में भी ऐसा कंपन होता है
है ना। आजकल जो स्पीकर होते हैं वो तो बहुत छोटे साइज के हो गए, लेकिन अगर आपने कभी वूफर वगैरह को देखा हो तो वूफर के जो स्पीकर होते हैं उसके ऊपर ऐसी चांदी सी एक फिल्म सी लगी होती है पतली सी, उसके ऊपर हाथ लगाओ तो कंपन होता है उसमें, ठीक है। तो ये जो कंपन हो रहा है वो भी ऐसा ही होगा ना। देखो अगर मान के चलो इसमें हमने साउंड उत्पन्न करा तो यहाँ पर ये गति हो रही है ना। ये जो डायफ्राम है इसका ये अंदर बार हो रहा है, और ये सारे कण अगर आप देखो ध्यान से तो हाँ सर, ये सारे कण पास दूर साउंड जो है वो पास दूर होकर इधर निकल रहा है। लेकिन हमें कैसा नजर आ रहा है, हमें ऐसा नजर आ रहा है सर कि यहां पर ये वेव फ्रंट के रूप में गति कर रहा है। किस रूप में गति कर रहा है? वेव फ्रंट्स के रूप में गति करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक्चुअल में साउंड क्या सर? साउंड तो इधर तरंग के रूप में जा रहा है। आई बात समझ में? तो ये पूरी कहानी तरंगाग्रह की होती है। चल ओके, अब हम आगे बढ़ते। तरंगाग्रह क्या होते? क्या सभी को बहुत ही रोमांचकारी तरीके से फील आया? हाँ भाई, क्या सभी को बहुत रोमांचकारी तरीके से फील आ गया कि सब तरंगाग्रह होते क्या है एक्चुअल में? अच्छा, साथ ही साथ अब इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट सी बात है कि लाइट जो है वो हमेशा तरंगाग्रह के रूप में गमन करता है। अगली बात, जब प्रकाश माध्यम में गमन करता है तो माध्यम के कण कंपित होते, फल स्वरूप माध्यम में विवोक्ष्म उत्पन्न होता है। मतलब क्या होता है? किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस उत्पन्न होता है, जो अभी हमने देखा। अब एक और इंपॉर्टेंट सा पॉइंट, क्या कि तरंगाग्रह पर स्थित प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगाग्रहों का स्रोत होता है। अच्छा सर, इसका मतलब क्या हुआ? देखो अब हम किसी भी स्रोत के लिए तरंग नहीं बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे? तरंगाग्रह बनाएंगे। हमने बोला कि मान के चलो यार यहाँ पे हमारे पास लाइट थी, ये स्रोत था, यहां से लाइट जो है वो तरंगाग्रह के रूप में निकली, रुई, ये लाइट जो है तरंगाग्रह के रूप में निकल रही है, ठीक है। लेकिन अब एक दूसरा सवाल, जो सबसे बड़ा सवाल है जो हाइगन से पूछा गया, और उसका जवाब देने के लिए हाइगन ने एक और बात बोली, उसको समझते तो सवाल पहले समझ लेते तो जवाब अच्छे से समझ में आएगा। यह सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि अगर आप ये बात मानते हो कि लाइट जो है वो तरंग है, या लाइट जो है वह वेवफ्रंट के रूप में गति कर रहा है, तो ऐसा कैसे होता है कि अगर मान के चलो एक कमरे में लाइट जल रही है ना, दरवाजा बंद है, फिर हमने थोड़ा सा दरवाजा खोला, लेकिन वहां से जो उजाला है वो पूरे कमरे में आ जाता है, ऐसा कैसे संभव है? या अगर मान के चलो कहीं से लाइट आ रही है, आपने लाइट आ रही है उसके ऊपर काला पेपर लगा दिया, लेकिन आपने छोटा सा छिद्र कर दिया उसमें, छोटा सा होल किया उसमें, तो छोटा सा छिद्र या छोटा सा होल करने पर लाइट जो है अगर वो तरंगाग्रह के रूप में आ रही थी, मान के चलो कि यार यहां पर मैंने एक कार्डबोर्ड लगा दिया और उसके अंदर मैंने एक छोटा सा होल कर दिया, यहां पे एक छोटा सा होल कर दिया, तो यहां से लाइट बाहर कैसे आ गई? क्योंकि लाइट जो है सर वो तो तरंगाग्रह के रूप में जा रही थी, ये तरंगाग्रह पूरा यहां पे टकरा गया, और टकरा गया तो टकरा कर तो चकनाचूर हो गया, टकराकर चकनाचूर हो गया, वो तो आगे ही नहीं बढ़ पाया। अब ये तरंगाग्रह बड़ा हो गया है, छिद्र बहुत छोटा हो गया, तो इसमें से बाहर कैसे आ गया ये? या अगर हमारे पास दरवाजे को अगर हमने खोला तो वहां से जो लाइट आ रही थी वो लाइट पूरे कमरे में कैसे आ गई? तो तरंगाग्रह आ रहे तो टकरा कर वहीं पर रुक जाने चाहिए, आगे नहीं बढ़ने चाहिए थे। तो उसने बोला कि एक्चुअल में सभी तरंगाग्रहों पर ये बात जो है सभी तरंगाग्रह के लिए है कि सभी तरंगाग्रहों पे हर एक बिंदु जो होता है वो एक नया तरंगाग्रह बन सकता है, या एक नया स्रोत बन सकता है। मतलब क्या हुआ कि यहां पर अगर मान के चलो ये कोई बिंदु माना हमने, तो यहां से और लाइट उत्पन्न हो रही है सभी दिशाओं में, है ना। मतलब यहां से भी चारों दिशाओं में लाइट फैल रही है, तो अल्टीमेटली यहां पर जब आपकी लाइट पहुंचती है तो यहां पर भी ये वाला जो बिंदु वो एक नए स्रोत की भांति व्यवहार करेगा, और आपके कमरे में इस बिंदु से और लाइट आ जाएगी, ठीक है ना। जैसे अगर आप चाहो तो उसको ऐसा भी फील कर सकते हो कि अगर कहीं पर पानी है, पानी में तरंग बनी हुई है, और अगर वहां पर उसको रोक दिया जाए तो कुछ टकरा कर वापस आएगी, और बीच में जगह होगी तो वहां से वो तरंग और नई जगह फैल जाएगी। एग्जैक्टली वही बात इसमें होती है। क्लियर है मामला? अब ये एक चीज जो थी, ये यहां पे पॉइंट लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये बात हुई थी आने वाले समय में कि एक्चुअल में ये वाली बात जो है वो हाइगन नहीं समझा पाया था ना।
और भी चीजें जो है वो हाइगन नहीं समझा पाया था। प्रकाश का ये हाइगन का सिद्धांत जो है, प्रकाश विद्युत प्रभाव जो आइंस्टीन ने किया वो नहीं समझा पाया था। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट सी बात जो आपके दिमाग में भी घुस सकती है, क्या कि अगर मान के चलो यहां पर ये स्रोत है, ये स्रोत है, तो यहां से बहुत सारी तरंगाग्रह निकल रही है। अब आप बोल रहे हो कि यार हर एक बिंदु जो है नया तरंगाग्रह, तो ये नया तरंगाग्रह यहां पर, तो यहां से भी लाइट जो है वो आगे भी बढ़ना चाहिए, पीछे भी आना चाहिए, यहां से भी लाइट जो है वो आगे भी बढ़ना चाहिए, पीछे भी आना चाहिए। तो देखो यहां पर कुछ लाइट स्रोत से निकली आगे बढ़ते हुए, अब आप बोल रहे हो हर एक तरंगाग्रह पे हर एक बिंदु जो वहां से और नई लाइट फैल रही है और कुछ लाइट पीछे भी जा रही है। तो जो पीछे जा रही है और इधर से जो लाइट आ रही है वो एक दूसरे को आपस में काट क्यों नहीं देती है? वो आपस में एक दूसरे को काट क्यों नहीं देती है? काट क्यों नहीं देती कहने का मतलब क्या है कि यहां से जो लाइट आगे की तरफ बढ़ रही है उससे ये जो पीछे वाले तरंगाग्रह से लाइट निकल गई है, टकराई है, तो ये टकरा कर उसे चकनाचूर क्यों नहीं कर देती? मतलब कि वहां पर उसे काट क्यों नहीं रही है? तो ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे जहां स्रोत है उसके पीछे अगर मैं खड़े हो जाऊं तो मुझे यहाँ खड़े हो जाऊं तो मुझे तो कहीं ना कहीं अंधेरा भी लगना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो हाइगन ने इसका जस्टिफिकेशन दिया कि लाइट जिस दिशा में गति करती है तो वहां के जो तरंगाग्रह होते हैं उनकी ऊर्जा ज्यादा होती है जो पीछे निकलते हैं उनके मुकाबले, है ना। जो आगे जाती है उनके मुकाबले पीछे वालों की ऊर्जा कम होती है, हाइगन ने बोला। तो उन्होंने ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, तो ये सारी बातें हाइगन ने कही थी, ये सारे पॉइंट है। तो ये वाला पॉइंट फिर से देख लेते हैं। तरंगाग्रह पर स्थित प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगाग्रहों का स्रोत है ना, ये तरंगाग्रहों का स्रोत लिख लेना, जो सभी दिशाओं में द्वितीयक तरंगाग्रह उत्सर्जित करता है। तरंगिकाएं से बेहतर है तरंगाग्रह उत्सर्जित करता है, जो प्रकाश के वेग से समस्त दिशाओं में उत्सर्जित करता है। मतलब कि वही समस्त दिशाओं में उत्सर्जित या सभी दिशाओं में उत्सर्जित होते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। सारे पॉइंट क्लियर होने चाहिए। किसी को किसी भी पॉइंट में कोई डाउट हो तो पूछ लो। 2 मिनट में रुक जाता हूं, यहाँ पे पॉइंट नंबर लिख देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी बनी रहे। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 7, है ना। आसान से पॉइंट से मुझे लगता है किसी में कुछ डाउट होगा किसी को। अरे 7 वाला पॉइंट तो भाई पॉइंट नंबर 7 ही तो समझाए इतनी देर तक मैंने यहां पर। क्या पैदल बच्चे हो यार तुम सब में, सब के सब, है ना। 7वां पॉइंट बताओ तो 7 सबसे ज्यादा देर जो पॉइंट समझाया वो 7वां पॉइंट ही तो समझाया मैंने कि पूरी तरंगाग्रह पर हर एक बिंदु जो है वो नए स्रोत की भांति व्यवहार करता है, जिससे लाइट हर दिशा में फैलती है। यही वाली बात तो यहां पर लिखी है। चलो आगे बढ़े। हाँ भाई, अब यहां पर एक दो और छोटी छोटी सी बातें कि हमारे पास जो तरंगाग्रह होते हैं उनका आकार क्या होता है, उनकी आकृति क्या होती है। ठीक है, तो तरंगाग्रह की आकृति, जैसे अगर मान के चलो मेरे पास एक स्रोत है जो गोलाकार है, बिंदु स्रोत है, तो उससे ये बिंदु स्रोत होगा तो उससे जो तरंगाग्रह निकलेंगे वो गोलाकार निकलेंगे, इस दिशा में ऐसे ऐसे फैलते जाएंगे। इसकी जो तीव्रता होगी आई व्यक्त क्रमानुपाती होगी r² की, क्योंकि तीव्रता क्या होती है, तीव्रता होता है ऊर्जा बटे में क्षेत्रफल। ऊर्जा बटे में क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल होता है πr²। तो ऊर्जा होगी, क्षेत्रफल होगा πr², क्षेत्रफल πr² से हम लिख सकते हैं यहां पर वैल्यू। अच्छा, ये क्या है, आयाम। ओके सर, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड आयाम। आप अभी के लिए बस इतना समझ सकते हो, आप इतना समझ सकते हो, आप इतना समझ सकते हो कि इंटेंसिटी जो होती है वो समानुपाती होती है आयाम के वर्ग के। मतलब कि आयाम क्या है, माध्य बिंदु से अधिकतम विस्थापन कितना हुआ उसे हम आयाम बोलते हैं। तो मान के चलो एक तरंग गति कर रही है तो उसका ये ए आयाम है, तो इसका आयाम का वर्ग समानुपाती होता है तीव्रता के। और किन किन बातों पे निर्भर करता है वो हम आपको
तरंग वाला जो चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें डिटेल में समझा देंगे, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही काम है। या एक दो और बातें हो सकती है, आवृत्ति भी आ सकता है। तो एक्चुअल में यह आवृत्ति के भी वर्ग के समान उपाधि होती है तीव्रता, ठीक है। तो जितना ज्यादा आयाम होगा उतनी ज्यादा तीव्रता होगी। तो या यहां से मैं चाहूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं रूट आई समानुपाती होगा आयाम की। तो अगर मुझे पता है कि तीव्रता समानुपाती आर स्क्वायर का, तो आयाम वेक्टर समानुपाती आर स्क्वायर के, तो आयाम 1/r हो जाएगा, क्योंकि इसका रूट r बनेगा, 1/r बनेगा, ठीक है। तो कुछ छोटी छोटी सी बातें जो हमें पता होना चाहिए। यह गोलाकार, ये इंपॉर्टेंट है कि गोलाकार कब बनाया, बिंदु स्रोत के लिए। अगर हमारे पास यह रेखीय स्रोत है, कैसा स्रोत है, रेखीय स्रोत है, तो रेखीय स्रोत के लिए जो तरंगाग्रह बनेंगे वह बेलनाकार बनेंगे। रेखीय स्रोत जो होगा, रेखीय स्रोत जो होगा, तो रेखीय स्रोत के लिए बेलनाकार तरंगाग्रह बनेंगे। इसमें इंटेंसिटी 1/r के समानुपाती होती है। देखो इसके पर रूट लगाना है बेसिकली, ये लाने के लिए, तो 1/√r हो जाएगा। इसी प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर हमारे पास अनंत पर एक प्रकाश स्रोत है, तो उसमें सारी लाइट एक दूसरे के समांतर आ रही है, तो जो तरंगाग्रह होंगे वो एक दूसरे के समांतर होंगे या समतल तरंगाग्रह होंगे, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट सी बात तरंगाग्रह को लेकर आप ये याद रख सकते हो कि तरंगाग्रह जो होते हैं यार, ये एक्चुअल में अगर आपको बहुत आसान शब्दों में मैं समझाऊं तो ये आपने जो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस पढ़े थे या समविभव पृष्ठ पढ़े थे, एग्जैक्ट वही बात तरंगाग्रह में होती है ना। समझदार को इशारा काफी है। जो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस या हमारे पास समविभव पृष्ठ थे, वैसे ही तरंगाग्रह है। ये लाइट के परपेंडिकुलर है, है ना। तो अगर आप चाहो तो इसको याद रखने बहुत ही सारी चीजें एक बार में याद रह जाएगी, है ना। बहुत ही मजेदार सा तरीका क्या कि आप चाहो तो इसको लिख लो, है ना। जैसे हम ये पढ़कर आए, हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर में कि सर हमारे पास अगर कहीं पर विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र के लंबवत होते समविभव पृष्ठ या इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। तो वैसे ही जहां से विद्युत क्षेत्र हुआ करता था, उसी प्रकार से अब हमारे लिए लाइट है या प्रकाश है, और प्रकाश या लाइट के लंबवत जो है हमारे पास वो तरंगाग्रह है, या प्रकाश या तरंग लिख सकते हो आप। ठीक है, एग्जैक्ट सेम कंसेप्ट, एग्जैक्ट सेम बात, ठीक है। लोकस और तरंगाग्रह में कंफ्यूजन है। अरे कौन है ये भैया, लोकस को ही तो तरंगाग्रह बोलेंगे। लोकस क्या होता है, लोकस होता है जैसे ये सारे बिंदु मिला लिए, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने तुम्हें भेजा तो भेजा, लेकिन भेजे में भेजा क्यों नहीं भेजा। यहां पर ये सारे जो कर्व दिख रहे तुझे, ये कर्व लोकस है, और ये लोकस क्या क्या हो सकते, तो ये लोकस का नाम हमने तरंगाग्रह बोला यहां पर, है ना। लोकस कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर मान के चलो एक लाइन सीधी डॉट 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 करके एक लाइन बन गई, तो एक लाइन बन गई, तो ये लाइन भी एक लोकस है, ये भी एक निरी है, ये बिंदु पथ है। हमारे पास सर्कल बना, ये भी एक बिंदु पथ है। हाइपरबोला बना, ये भी एक बिंदु पथ है। पैराबोला बना, ये भी एक बिंदु पथ है। पैराबोला भी तो बोल रहे ना, उसका नाम पैराबोला है, उसका नाम हाइपरबोला है उस बिंदु पथ का। अगर कुछ ऐसा दिखाई देता है तुझे तो इसको पैराबोला बनेंगे। ऐसा बोलेगा तो सर इसको ये भी एक बिंदु पथ है, लेकिन बिंदु पथ का नाम क्या है, ये सर्कल है, ये ऐसा सर ये दीर्घवृत्त है, एलिप्स दिखेगा। तो वैसे ही इसमें बोला कि यहां पर जैसे हमारे पास लाइट का स्रोत है, तो यहां से जो बिंदु पथ बनेंगे उन बिंदु पथ का नाम तरंगाग्रह देना है, ठीक है। जैसे लोकस को आप ऐसा समझ सकते हो, या बिंदु पथ को ऐसा समझ सकते हो, ये एक वैरायटी है ना। जैसे लड़के बहुत हो सकते हैं, लेकिन कमलेश नाम का लड़का कौन है, तो कमलेश एक स्पेसिफिक नाम होगा। तो वैसे ही हाइगन ने बोला कि यहां पर यह हर एक प्रकार का बिंदु पथ बन सकता है, लेकिन इन बिंदु पथ को यहां नाम क्या दे दो, तरंगाग्रह नाम दे दो, लाइट का जो है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें इसमें अच्छा, ये जो मैंने बातें बोली वही वाली बातें यहां पर लिखी हुई कि इस मत द्वारा किन घटनाओं की व्याख्या की जा सकी, मतलब इसके द्वारा हाइगन के द्वारा क्या क्या समझाया गया, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन,
ऋतुरेज प्रकाश का ऋतुज रेखीय संचरण विरल माध्यम से सघन माध्यम या विरल माध्यम में प्रकाश का वेग सघन माध्यम से अधिक होता है। ये बात भी इसने समझाई। क्या नहीं समझा पाया? प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव ये सब बोर्ड में आता है ना। प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं समझा पाया, प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं समझा पाया। अच्छा, परावर्तन और अपवर्तन कैसे समझा है? इसका एक डेरिवेशन होता है जो बोर्ड के लिए मैं नहीं करवाऊंगा, वैसे भी बहुत सारी बोर्ड से वाला चैप्टर भी हट गया है अब तो, है ना। तो ये इसका एक डेरिवेशन सा होता है। अगर आपकी बोर्ड में आ रहा हो तो आप लोग मुझे बता देना, मैं बाद में करवा दूंगा। बाकी व्यतिकरण विवतरण वगैरह अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए इसके आगे बढ़े हम, उससे पहले नीट लेवल के तरंगाग्रह पर आधारित कुछ सवाल कर लेते हैं ना, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। वैसे ये वाले क्वेश्चन कभी नीट में किसी भी एग्जाम में नहीं पूछे गए, लेकिन जेई में करवाए जाते तो मैं आप लोगों को भी करवा रहा हूं, क्योंकि कोई भरोसा नहीं, ऐसे सवाल नीट में भी आ सकते हैं, है ना। कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं? आपको बोलेंगे कि यार हमारे पास यहां पर एक समतल सतह है या एक कांच है, एक दर्पण है, ठीक है। और अब आपको लाइट नहीं देंगे, अब आपको तरंगाग्रह देंगे। ऐसे तरंगाग्रह दे दिए, है ना, मैं लाइन से बना देता हूं। ऐसे तरंगाग्रह दे दिए, ये तरंगाग्रह दे दिए, ठीक है, ये तरंगाग्रह दे दिए। अब आपको बोला कि ये सारे तरंगाग्रह जो है वो ऐसे गिर रहे हैं। अब आपको, अगर आपके लिए आपतित तरंगाग्रह है तो परावर्तित तरंगाग्रह कैसे दिखेंगे? हाँ, स्नेल के नियम को हाइगन के सिद्धांत से कैसे सिद्ध कर सकते हैं? वही होता है बेटा कि उसने ये वाली बात जो बोल रहा हूं ना मैं, कि अपवर्तन और परावर्तन को सिद्ध किया, इसी का डेरिवेशन एनसीईआरटी में दिया हुआ है। चलो, तो यहां क्या होगा? यहां पर अगर मेरे पास ये लाइट है तो ये आपतित तरंगाग्रह है, तो परावर्तित तरंगाग्रह कैसे दिखाई देंगे? इनका नाम लिख देते हैं। ये कैसे? आपतित तरंगाग्रह। आपतित तरंगाग्रह। तो परावर्तित तरंगाग्रह कैसे दिखाई देंगे इसमें, है ना। तो देखो, अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप लाइट बना लो। देखो, लाइट ऐसी आती है और लाइट ऐसी जाकर टकरा कर चलती है, तो लाइट के लंबवत आपको बनाने होंगे। तो परावर्तित जो होंगे वो कैसे बनेंगे सर? तो परावर्तित तरंगाग्रह कुछ ऐसे बनेंगे। ये वाला आएगा, देखो ऐसा आप एनिमेशन में फील कर सकते हो। आ रहे गिर रहे और यहाँ पे टकराएंगे। टकराने के बाद में क्या होगा? देखो, टकराने के बाद में क्या होगा? इसका इधर वाला हिस्सा पहले टकरा जाएगा, इधर वाला हिस्सा बाद में टकराएगा। तो जो पहले टकरा जाएगा वो पहले पलट भी जाएगा, तो इसकी वजह से ये ऐसा पलट जाएगा। ये ऐसा पलट जाएगा। और ये जो पलटेंगे, ये पलटने के बाद में इसी प्रकार से आगे 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 बढ़ते जाएंगे। तो ये परावर्तित तरंगाग्रह होंगे, ठीक है। तो ये आपतन हो गया, ये परावर्तन हो गया। इसी प्रकार से आपको, हाँ, रिफ्लेक्टेड लाइट में भी ऐसे ही जाएंगे ये, ना। इसी प्रकार से आपको एक बार मैं लिख देता हूं, ये कैसे हो गया? परावर्तित इसी प्रकार से आपको परावर्तन के बदले अपवर्तन में भी पूछ सकते हैं कि अपवर्तित तरंगाग्रह क्या होंगे, अपवर्तित तरंगाग्रह क्या होंगे। तो कैसे होगा? देखो, अपवर्तन में समझ लेते हैं। तो अगर मान के चलो सर हमारे पास ऐसा ही कुछ सिस्टम था, यहां पर हमने एक सतह बना दी या एक लाइन बना दी ऊपर। अब अपवर्तन किस में हो रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हमने माना कि ऊपर विरल माध्यम है, ऊपर विरल है और नीचे सघन माध्यम है, ठीक है। तो अब यहां पर यही वाली लाइट मान के चलो आई है, आपतित हुई है, ऐसी कैसी लाइट हम यहां पर लिया। ओके सर, अब यहां तो आपतन हो गया। अब परावर्तन के बाद में अपवर्तन के बाद में क्या होगा सर? तो अब अपवर्तन के बाद में यहां पर से जो लाइट निकलेंगी, तो देखो ये ऐसी की ऐसी नीचे आएंगी, ऐसी की ऐसी सेम टू सेम नीचे आ जाएंगी। लेकिन अब बस बात क्या हो जाएगी? बात ये हो जाएगी सर कि यहां पर इन सब में यह थोड़ी सी घूम जाएंगी इस तरफ, थोड़ी सी घूम जाएगी। क्यों घूम जाएगी? क्योंकि सर लाइट जो है सर, वो लाइट ऐसी आती और फिर ऐसी चली जाती सघन माध्यम में। तो लाइट, अगर आप चाहो तो, जिनको अगर डाउट है तो वो यहां पर लाइट भी बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि सर यहां पर लाइट आनी थी इस कोण पर,
लाइट आ रही थी इस कोण पर, और ये जो लाइट है सर, लाइट आगे बढ़ेगी, लाइट आगे बढ़ेगी, और लाइट आगे बढ़कर ये लाइट होगी सर, ये आपतित किरण कहलाएगी, यह आपतित किरण कहलाएगी। और यह अपवर्तन के बाद में सर, अपवर्तन के बाद में सर ये दूसरे माध्यम में चली जाएगी और ये किसी कोण पर अंदर की तरफ झुक जाएगी। क्या ये सभी को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है? लाइट ऐसी आई और ऐसी चली गई, इसलिए हमने इनको उसके लंबवत बैंड किया। तो लाइट ऐसी आ रही थी, अब ऐसी चली गई। तो ये क्या हो जाएगा सर, ये ऊपर विरल होगा, नीचे सघन होगा, है ना। ये आपतित होगी, ये अपवर्तित तरंगाग्रह कहलाएंगे। इसी प्रकार से अगर उल्टा होता, क्या उल्टा भी बना लेते आप लोग? क्या उल्टा भी बना पाओगे कि सर लाइट जो है वो अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो सर ये क्या होंगे, ये और इस तरफ झुक जाएंगे सबके सब। जैसे इसी को कॉपी करके हम आगे बना देते कि सर अगर अब मान के चलो उल्टा हो जाए, क्या हो जाए, उल्टा हो जाए, मतलब यही कंडीशन है सर, सब कुछ यही ऐसा का ऐसा हो रहा है। लेकिन अब लाइट जो है वो एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो क्या होगा विरल माध्यम में? तो ऊपर अब हमने बोल दिया सघन और नीचे हमने बोल दिया विरल। तो विरल माध्यम में क्या होगा सर? देखो ये आसान बातें होती है, इसको समझना कोई बहुत भयंकर रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, आप लोग बड़ी आसानी से समझ सकते हो। तो लाइट सर ऐसी आ रही थी, सीधी की सीधी ऐसी आ रही थी, लेकिन अब क्या होगा, अब सर ये अब और थोड़ा सा दूर झुक जाएगी, ऐसा नहीं सर, और ऐसा झुक जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से लाइट अब गति करेगी। तो लाइट ऐसी आ रही थी और उसके बाद में इस तरफ लाइट निकल जाएगी। इनका कलर बदल देते हैं हम। क्या ये मामला सभी को है चमक रहा है ना? क्या किया सर हमने, ये इसके ऊपर लाइट भी बना देते ताकि क्लियरली हमें नजर आए। सर लाइट जो है वो पहले ऐसी कहीं आ रही थी, उसके बाद में सर यह लाइट जो है वह अपने पथ से दूर की तरफ भटक गई, दूर की तरफ भटक गई, दूर की तरफ भटक गई। क्या ये कहानी क्लियर है सभी को? यह ऐसे हम तरंगाग्रह लगा सकते हैं। हाँ भाई, जरा कमेंट्स में आग लगा दो जोरों से। ऐसे अब आपको दर्पण, ये दर्पण के ऊपर दिया हुआ है, ऐसे आपको गोलीय दर्पण से भी बातें पूछ सकते हैं। गोलीय दर्पण से क्या होगा, गोलीय दर्पण में भी पूछ सकते। मान के चलो हमको बोला कि यार यहां पर एक गोलीय दर्पण है, अब इससे बताइए क्या होगा। तो इससे बताइए क्या होगा, मतलब कि सर लाइट है, लाइट जो है वो आ रही थी, तो यह आपतित प्रकाश किरणें लिख दी हमने। यह आपतित प्रकाश किरणें वही वाली बात होगी सर, ये आ रही है, टकराएंगी। अब टकराने के बाद में अपवर्तित प्रकाश किरणें कैसी बनेंगी, खुद सोचकर बताओ, खुद सोचकर बताओ अब क्या होगा, खुद सोचकर बताओ अब क्या होगा, है ना। देखो बताओ जल्दी से क्या होगा। हाँ हाँ भाई, अब मैं बोलूंगा नहीं यार, है ना, क्योंकि आज ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो बहुत सारा वैसे ही मुझे बोलना पड़ रहा है। तो अब मैं तो आपको ऐसा थोड़ी ना बोलूंगा कि अब आज मैं आपको ब्लॉक करवा रहा हूँ। ठीक है, कोई न्यूमेरिकल होता तो फिर मैं कम बोलता हूँ, तो मेरे को ऐसा बोलने की इच्छा हो जाती है। चलिए, अब ये समतल तरंगाग्रह है, मतलब क्या होगा कि लाइट जो है वो ऐसी पैरेलल आ रही, तो पैरेलल लाइट के बाद में क्या होता है सर, लाइट जो है वो टकराती है। पायल बेटा आप ही का नंबर था उसमें, है ना, तो यहां पर हंस रही थी ये,
अब यहां पर लाइट आएगी, टकराएगी, टकराने के बाद में एक बिंदु पर मिल जाएगी, आएगी, टकराएगी, टकराकर एक बिंदु पर मिल जाएगी। तो क्या होगा यहां पर देखिए, अब इसमें टकराने के बाद में एक बिंदु पर मिलेंगी सर, तो मिलने के लिए क्या होना चाहिए, यहां पर ये लाइट देखो, ये वाली लाइट पहले आ जाएगी, ये वाली लाइट बाद में आएगी, मतलब ये जो है वो आकृति जो है वो ऐसी कुछ बन जाएगी, ये मिलेंगी और मिलने के बाद में फिर, अच्छा अब ऐसा मत सोचना कि एक दूसरे से टकरा रही है ना, ये आपतित हुई, उसके बाद में परावर्तित तरंगे हुई, ठीक है। तो यहां पर ये लाइट आएगी, ये ऐसी की ऐसी यहां पर लाइट ऐसी निकल रही है, तो फिर ये इसके लंबवत हमने तरंगाग्रह बना लिया। साथ ही साथ यहां पर क्या होगा, साथ ही साथ यहां पर लाइट आएगी सर, ये तो टकरा कर निकल गई। अब अगर मान के चलो उत्तल दर्पण होता तो क्या बना लेते, हाँ भाई, जगह खत्म हुई। उत्तल दर्पण होता तो क्या बना लेते, उत्तल दर्पण के लिए कैसे बनेगा, चलो यार अब ये खुद से बनाकर एक बार ट्राई करना। उत्तल दर्पण के लिए बना ही देते हैं यार, हम फटाफट बना देते हैं। उत्तल दर्पण के लिए क्या होगा सर, लाइट ऐसी एक दूसरे के लंबवत आ रही थी, ओके। अब टकराएंगी, टकराने के बाद में क्या होगा सर, देखो ये वाली पहले निकल जाएगी, ये वाली बाहर निकल जाएगी, तो ऐसी टकराकर ऐसी आगे और ऊंची ऊंची बढ़ती जाएगी। क्यों, कि इसका फोकस तो कहीं यहां पर आएगा सर, ये लाइट फैल रही है एक दूसरे से। इसी प्रकार से अगर मान के चलो लेंस होता, तो लेंस में क्या होता सर, अगर ये ऐसा लेंस है तो इसमें लाइट फिर से वही वाली बात है, लाइट आएगी 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 आएगी। अच्छा अब बनाओ भाई कैसी जाएगी, यहां पर कैसी जाएगी लाइट, कैसी जाएगी लाइट, कैसी जाएगी लाइट सर, लाइट यहां से निकलेगी, देखो क्या है, ये मोटा है मतलब लाइट यहां से देरी में निकलेगी, ये पतला यहां से जल्दी निकल जाएगी। तो ये देखो, ये अब ऐसा इमेजिन करो, ये यहां पर पहुंचा तो ये वाला भाग जल्दी बाहर आ गया, ये वाला भाग ये भी जल्दी आ गया, और ये थोड़ा धीरे बाहर आ गया। तो सर ये ऐसा कर्व बन जाएगा, और यह फिर अल्टीमेटली घूमते 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 यहाँ कहीं फोकस बनाएंगे, और फिर फोकस से लाइट वापस से आगे की तरफ बढ़ जाएगी। ऐसे ही हमारे पास क्या हो सकता है, ऐसे ही हमारे पास दूसरा लेंस भी हो सकता है। इस लेंस में क्या होगा, इस लेंस में क्या होगा बताओ भैया, इस लेंस में क्या होगा सर, इस लेंस में भी लाइट जो है एक दूसरे के समांतर है, बिल्कुल आपतित हुई, फिर आपतन के बाद में सर अब उल्टा हो जाएगा, ये वाला यहां से लाइट लेट निकलेगी, यहां से जल्दी निकल जाएगी, तो बीच वाला हिस्सा बाहर आ जाएगा और ये लाइट ऐसी ऐसी आगे बढ़ती जाएगी। इमेजिन कर पा रहे हो, लाइट आएगी और ऐसी फैल जाएगी। एग्जैक्ट ऐसी की ऐसी बात प्रिज्म के लिए भी कर सकते हैं। प्रिज्म में क्या होगा, प्रिज्म क्या होगा सर, अगर मान के चलो यहां पर यह आपतन तरंगाग्रह है, तो अपवर्तन के बाद में लाइट जो है वो ऐसी नीचे की तरफ निकल जाएगी। क्या ये सारी चीजें सभी बना पा रहे हैं? एक बार जोरों से कमेंट्स में आग लगा दी जाए अगर ये सब कुछ आप बना पाए हैं तो। हाँ भाई, यहां तक की कहानी अगर सभी को क्लियर है तो एक बार जोरों से कमेंट्स में आग लगा दी जाए, और इतना आप जल्दी से बना लो आप सभी। चलो ओके सर, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिंग डालते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण। बना लिया, ओके, बहुत ही बढ़िया। प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है ना। अब ये नया इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि प्रकाश के व्यतिकरण पर ही बेस्ड होता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। मतलब कल यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो पढ़ाऊंगा उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें बस आपको प्रकाश का व्यतिकरण अगर जिसको समझ में आया, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया। ठीक है, अब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या यंग का द्वितीय स्लिट प्रयोग क्या होता है। ठीक है, यंग का द्वितीय स्लिट प्रयोग में एक्चुअल में बेसिकली बात ये हुई थी कि लाइट जो है वो दो स्रोत से, है ना, और दो स्रोत कैसे, जो समान स्रोत हो लाइट के, कोहेरेंट सोर्सेस बोलते हैं हम इन्हें, उनसे अगर लाइट निकल रही है तो वो लाइट जो है वह किसी एक पर्दे पर जब गिर रही है तो उस पर पैटर्न मिला, मतलब डार्क लाइट फ्रिंजेस टाइप मिली।
तो उस पैटर्न, वो पैटर्न क्यों मिला? क्योंकि वहां पे प्रकाश का व्यतिकरण हुआ। व्यतिकरण या हम इसे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। अब ये इंटरफेरेंस जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुन लो इस बात को, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब आगे में जो आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, मतलब अभी क्लास 12th, इस महीने हमारा क्लास 12th खत्म हो जाएगा, उसके बाद जब क्लास 11th शुरू करूंगा मैं, तो क्लास 11th में मैं, है ना, शुरू करूंगा, उसमें फिर और आधे बच्चे कम हो जाएंगे। हाँ भाई, कितने बच्चे अब रुके क्लास 11th पढ़ने के लिए? तो क्लास 12, कुछ बच्चों का तो मेन एम ही है सर क्लास 12 खत्म हो जाए, हमें लगेगा सर हम तो दरिया पार कर गए। अब ना क्लास 11 बचा हुआ है, भूल तो नहीं गए, है ना। तो क्लास 11th में हमारे पास, क्लास 11th में हमारे पास जो चैप्टर्स बचे, उन चैप्टर्स में से ग्रेविटेशन मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रोटेशनल, है ना, गुरुत्वाकर्षण गति और गुरुत्वाकर्षण, वो पढ़ाऊंगा मैं। उसके अंदर क्लास 11 के आखिरी के 2 चैप्टर जो उससे लिंक्ड या मैकेनिक्स टाइप ही होते, सरल आवर्त गति और दोलन, है ना। सरल आवर्त गति और दोलन उसके अंदर होता है, और एक होता है तरंग। अब तरंग जो आखिरी चैप्टर है क्लास 11th का, उस चैप्टर के अंदर ये वाला टॉपिक पढ़ाया जाता है, जो होता है इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, है ना। मतलब कि जो तरंग होती है, तरंग का व्यतिकरण क्या होता है। अब वो तरंग, अब यहाँ पे प्रकाश भी क्या मानेंगे, हमने एक तरंग माना है, तो जो व्यतिकरण वहां पढ़ाते हैं उसका यूज यहां होता है। लेकिन अब हमने वो नहीं पढ़ रखा है, और चिंता ना करो, वो तुमने पढ़ा भी होता तो मुझे तुम पे पूर्ण विश्वास है और 100% विश्वास है कि मुझे फिर से पढ़ाना पड़ जाता, क्योंकि इसका भयंकर यूज होता है। यहाँ पर उतना पहला पढ़ा सर, सब राम 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 सर, एक ऐसी बात कर रहे हो सर, हमको याद थोड़ी ना रहता है कुछ, है ना सर। ये हमारा अद्भुत टैलेंट है सर। ये टैलेंट सर, जब हम पैदा हुए थे सर, तो अब हम भगवान के पास पहुंचे, तो सर भगवान ने बोला कि अब मेरे पास बुद्धि तो खत्म हो गई है, तो थोड़ी सी बच्ची, इससे काम चला लेगा क्या? तो हमने बोला भगवान को, हाँ इतनी ही दे दो, इससे ही काम चल जाएगा। लेकिन भगवान ने बोला कि चलो ठीक है, हमारे पास एक और टैलेंट रखा हुआ चाहिए, तो ले जाओगे क्या? क्योंकि भगवान को पता चल गया इसको बुद्धि कम दी है, इसका दिमाग तो चलेगा नहीं। तो भगवान ने पूछा कि एक और टैलेंट रखा हुआ है जो बहुत कम लोगों को मिलता है, तुम्हें चाहिए क्या? तो तुमने हाँ बोल दिया। अब वो टैलेंट कौन सा था? सर हम थोड़े थोड़े दिनों में चीजें भूल सकते हैं, या सर हम पहले कुछ पढ़े, आज कुछ पढ़े, हमको हर बार पढ़े, हमको हर बार लगता नया पढ़ रहे हैं। सर हम एक ही सवाल को 10 बार करके 10 अलग अलग जवाब निकाल सकते। घमंड है हमें इस बात का कि ये टैलेंट भगवान ने हमें दिया, भले ही बुद्धि कम दी, लेकिन टैलेंट के सर, है ना सर, टैलेंट हमारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है सर। टैलेंट की धरोहर से आते हैं सर हम, है ना। जब सर भगवान के पास बुद्धि खत्म हो गई, तो सर भगवान ने टैलेंट बांटा, और वही टैलेंट लेकर आज तक हम जिंदा है इस पृथ्वी पे सर। और सर हमारा एक दिन राज होगा यहाँ पर, ना कि सर हम एक ही काम को 10 बार कर सकते हैं और हर बार अलग अलग कर सकते हैं सर। तो चिंता ना करो, ये टैलेंट है आपके पास। तो ये क्लास 11th में अगर पढ़ा भी देता मैं, तो फिर भी पढ़ा नहीं पड़ता फिर से। लेकिन अब फिर से हम पढ़ेंगे, तो पहली बार पढ़ रहे हो या दूसरी बार पढ़ रहे हो, आप तो पढ़ ही रहे हो। हाँ भाई, तो प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, प्रकाश या लाइट का इंटरफेरेंस क्या होता है? देखो क्या होता है कि अगर हमारे पास कितनों के अंदर ये टैलेंट है कि सर अगर मैं एक ही सवाल को 10 बार करूं, तो मैं 10 अलग अलग जवाब तो निकाल के दे सकता हूं। हाँ भाई, कितने चीते हैं जिनके पास ये टैलेंट है कि सर अगर आप SP स्टार हटवा दो सारे, तो हम हर एक सवाल के 10 आंसर तो निकाल के दे सकते हैं। देखो अब अगर मान के चलो मेरे पास, शर्म करो रे शर्म करो, मेरे पास 2 स्रोत है, ये है L1, ये है L2, लाइट 1 लाइट 2 स्रोत। जैसे मान के चलो मैंने बोला, ये हटा देते हैं। अच्छा तो देखो, ये पानी में भी होता है, ये साउंड में भी होता है, ये लाइट में भी होता है, ठीक है। तो अगर आप लाइट पढ़ रहे हो, तो लाइट वाला इंटरफेरेंस बता देता हूं मैं आपको। क्या होगा कि अगर मान के चलो आपने केवल एक स्रोत की लाइट चालू करी, तो कुछ ऐसी दिखाई देगी, अभी हमने पढ़ी थी, ऐसी दिखाई देगी, वो हमने पढ़ी थी, ठीक है सर। दूसरे स्रोत की लाइट मुझे लगता है दिखाने की जरूरत नहीं, वो भी कुछ ऐसी ही दिखाई देगी सर, दूसरे स्रोत से भी लाइट निकल रही है, ऐसी कुछ दिखाई देगी। लेकिन अगर मान के चलो दोनों स्रोत से लाइट जो है, दोनों स्रोत से लाइट जो है वह एक साथ निकल जाए, दोनों स्रोत से लाइट जो है वो एक साथ निकल जाए, तो वहां पर कुछ ये कहानी होगी। बस इसी को हम इंटरफेरेंस कहते हैं।
इसी को क्या कहते हैं हम? इंटरफेरेंस कहते हैं। एक बार इसे रोकता हूं, इसमें क्या कहानी हो रही है, क्या चक्कर चल रहा है। देखो ये हो रहा है कि इस पूरे समतल पर या पूरे आकाश में मैं बात करूं, दो अगर मेरे पास स्रोत है और मैं कोई भी बिंदु मानूं, ये बिंदु, 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 कोई भी बिंदु मानूं, तो वहां पर क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि लाइट, अगर मैं ये वाला बिंदु मानता हूं तो ये लाइट यहां से दूरी और इधर से दूरी अलग अलग दूरियां तय कर कर आ रही है। लाइट क्या हो रहा है? लाइट को एक जगह से अगर आना है तो लाइट अलग अलग दूरियां तय कर कर आ रही है। अलग अलग दूरियां तय कर कर आ रही है मतलब मान के चलो ये वाला बिंदु मैंने माना यहां पर, तो अगर मैंने यहां पर ये वाला बिंदु माना तो लाइट जो है वो यहां से आई, तो यहां से सर कुछ अलग दूरी तय करी लाइट ने, यहां से अलग दूरी तय करी लाइट ने, हल्का फुल्का अंतर हो सकता है। ये वाला बिंदु मानूंगा तो लाइट यहां और यहां पर आ रही है सर ना, फैल रही है। तो कोई भी एक बिंदु मानूंगा तो इन दोनों बिंदुओं पर सर लाइट ने दूरियां अलग अलग तय करी है। क्या करी है? अलग अलग दूरियां तय करी है लाइट ने। तो लाइट अगर अलग अलग दूरियां तय करती है तो इसका मतलब ये होगा सर कि वहां पर उस पर यह जब मिलेंगी एक दूसरे से, अध्यारोपण होगा एक दूसरे पर, तो उससे कंडीशन भी अलग अलग बन सकती है। तो इसी कारणवश आप देखोगे कि यहां पर कुछ बिंदु है जहां पर बहुत ही सर काला अंधेरा सा नजर आ रहा है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। कुछ बिंदु है जहां पर लाइट बहुत ही तेज है सर। फिर यहां पे बिंदु है सर, यहां पे ना तो बहुत तेज ना तो बहुत धीमी लाइट है। मतलब क्या हुआ कि सर ना तो बहुत ज्यादा चमकीला सा हमें दिखाई दे रहा है सर, ना तो बहुत ज्यादा, अच्छा चलो इसमें जूम का ऑप्शन हटा दिया इन लोगों ने, कोई बात नहीं। तो यहां ना तो हमें बहुत ज्यादा चमकीला सा दिखाई दे रहा था, ना तो बहुत ज्यादा धुंधला सा दिखाई दे रहा था। तो यह एक्चुअल में क्यों हो रहा है? यह एक्चुअल में व्यतिकरण के कारण हो रहा है, या हम बोल सकते हैं इंटरफेरेंस के कारण हो रहा है। यही इंटरफेरेंस होता है कि कहीं पर लाइट, कहीं पर डार्क, कहीं पर डार्क, कहीं पर लाइट, कहीं पर ज्यादा तीव्रता, कहीं पर कहीं कम तीव्रता। बस इसी को हमें समझना होगा। तो आओ मिलकर करें अब इसका, ये मैंने आपको प्रैक्टिकल समझा दिया, अब मैं आपको गणित समझाऊंगा क्या इसमें इक्वेशंस लगेगी। तो हमारे पास जो प्रकाश होता है या हमारे पास कोई भी तरंग होती है, तो तरंग की जो समीकरण है, तरंग का जो समीकरण होता है वो y बराबर a sin ओमेगा टी माइनस kx होता है। तरंग का समीकरण, तरंग कोई भी एक तरंग होगी तो उसका ये समीकरण होता है। ये फिर से वही वाली बात रिपीट कर रहा हूं, ये जब तरंग चैप्टर पढ़ेंगे उसमें डिटेल में जाके पढ़ाया जाता है। लेकिन अभी आप बस इतना समझ सकते हैं तरंग का कोई समीकरण होगा a sin ओमेगा टी माइनस kx। अच्छा, यहां से अगर एक तरंग निकल रही है तो ये y1 स्रोत बोल देता हूं मैं इसे। ये जो स्रोत होगा इसमें होगा ये a1 sin ओमेगा टी माइनस kx, और इससे जो लाइट निकलेगी इसका आयाम अलग हो सकता है a2 साइन ओमेगा टी माइनस kx, लेकिन इनमें ओमेगा और के दोनों का सेम होना ही चाहिए। इस प्रकार के स्रोत जो है वो कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये कला संबंध स्रोत या कोहेरेंट सोर्सेस है। ये हमारे पास ये कैसे स्रोत है? ये जो सोर्स है हमारे पास, सोर्स जो होगा या स्रोत जो होगा हमारे पास वो कोहेरेंट सोर्सेस होंगे। कोहेरेंट सोर्स या कला संबंध स्रोत। कला संबंध स्रोत जे क्या होता है सर? कला संबंध स्रोत या कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं? है ना, ये ऐसे स्रोत होते हैं जहां पर जो लाइट की आवृत्ति होगी वो समान होगी, के जो होती है वो तरंग संख्या होती है, ये भी समान होती है ऐसे स्रोतों में। मतलब सर ऐसे कैसे हो गया सर, इनके पास ये कैसे बनाए गए ये स्रोत? ये हम घर में कर सकते हैं क्या सर? अगर आप ये ऐसा बना रहे हो तो सर ये क्या मेरे घर में मैं दो बल्ब चालू कर लूं सर, एक बल्ब यहां चालू कर दूं, ये बल्ब यहां चालू कर दूं, यहां से जो लाइट आएगी वो उसमें तो सर हमको दिखाई नहीं देता। सर आप तो बोलते हो आपके आसपास इतनी लाइटें हैं, तो आपके आसपास इतनी लाइटें मतलब मेरे यहाँ एक लाइट यहाँ है, एक लाइट यहाँ, एक लाइट यहाँ, एक लाइट यहाँ है, तो सर इन सबके बीच में व्यतिकरण होना चाहिए। तो सर आप तो हमें बिल्कुल बढ़िया दिखाई देते हो सर। अगर ऐसा होता तो ऐसा लगता कि आप तो यहाँ डिस्को कर रहे हो। क्यों? क्योंकि इधर की लाइट आई, इधर की लाइट आई, तो लाइट डार्क चमकीला सा नजर आना चाहिए था सर।
है ना। तो सर आपके यहाँ तो गाना भी बजना चाहिए था, आप तो डिस्को करते हैं सर, लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं सर, आपके तो नॉर्मल नॉर्मल सफेद सफेद दिखाई दे रहा है। तो ऐसा इसमें कैसे हो रहा है और आपके यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि आई एम नॉट अ डिस्को डांसर, है ना। तो यहाँ पे गाना भी नहीं बज रहा है, आई एम अ डिस्को डांसर नहीं, आई एम नॉट अ डिस्को डांसर। क्यों? क्योंकि ये स्रोत कोहेरेंट नहीं है। तो सर किस स्रोत को कोहेरेंट बोलेंगे? ये अलग अलग कंपनी के बल्ब लगा रखे सर आपने इसलिए? नहीं, ऐसा भी नहीं है। सेम कंपनी के, हाँ सर, एक साथ बने हुए एक ही पैकेट से निकाले हुए सारे बल्ब है, ये सब जुड़वा बल्ब है, जुड़वा तिड़वा सारे बल्ब ऐसे ही है। लेकिन सर फिर भी ये कोहेरेंट क्यों नहीं है? तो कला संबंध का चक्कर क्या? कला संबंध वो स्रोत होते हैं जिनका प्राइमरी सोर्स एक ही हो, प्राइमरी सोर्स एक ही हो। मतलब आप इसको आसान शब्दों में ऐसा समझ सकते हो, आप तो बायो वाले बच्चे हो, है ना, आपको आसान शब्दों में ऐसा समझ सकते हो कि आपने बायो में पढ़ते हो ना कि मम्मी पापा एक ही बच्चे जुड़वा हो गए, ट्विंस, और ट्विंस में भी आइडेंटिकल ट्विंस होने चाहिए, है ना। ट्विंस भी दो टाइप के ट्विंस हो सकते हैं, एक आइडेंटिकल होते हैं, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते, आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल, है ना। एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें दोनों बच्चे एकदम बिल्कुल डिक्टो कॉपी पेस्ट, पता ही ना चल पाए कि कौन छोटा भाई कौन बड़ा भाई। पिछले साल के एक्स माइनस ओमेगा टी, अरे बेटा ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही बात है। एक बच्चा बिल्कुल ही भावुक हो गया, बोल रहा है सर आपने पिछले साल तो के एक्स माइनस ओमेगा टी लिखवाया था। कोई बात नहीं बेटा, तो तूने पिछले साल पूरा क्यों नहीं पढ़ा? तरंग पढ़ा था, उसमें बताया था ना, ये सब एक ही चीजें होती है। हाँ, मोनोजाइगोटिक्स, ओके यस, इतनी बायो मुझे भी आ गई। मोनोजाइगोटिक्स, अच्छा पीहू गुप्ता, हम दोनों ट्विन सिस्टर्स है, वेरी गुड। हाँ, चिंकी मिंकी जैसे, वैसे ही ये जो दो स्रोत है वो ऐसे ही होना चाहिए, इनका जो प्राइमरी स्रोत हो वो एक ही हो और उससे लाइट दो अलग अलग भागों में बढ़ जाए। तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं? इसको बनाने के लिए यंग ने जो किया था, उसने क्या किया, सबसे पहली बात, जो लाइट लेंगे वो मोनोक्रोमेटिक लाइट रहना पड़ेगी। हमारे पास ये जो लाइट रखी हुई है ये पॉलीक्रोमेटिक लाइट है ना, मतलब कि इससे बहुत सारे रंग, सफेद रंग आ रहा है मतलब बहुत सारे रंग आ रहे, ऐसा नहीं चलेगा सर। सिंगल वेवलेंथ, आप अगर एक्सपेरिमेंट में देखो तो यहाँ पे मैंने वेवलेंथ फिक्स कर रखी है, यहाँ पे 1200 नैनोमीटर की वेवलेंथ आ रही है, 1200 वेवलेंथ मतलब फिक्स्ड लाइट आएगी। एक ही स्रोत होना चाहिए, एक ही तरंगदैर्ध्य की लाइट निकले और वो लाइट जो है वो दो अलग अलग भागों में बढ़ जाए। तो ये हाइगन ने या इसके पहले जैसे यंग ने ऐसा क्या कर दिया था सर, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी थोड़ा थोड़ा साथ में बताते जा रहा हूं। तो उसने क्या किया था, उसने यंग ने यहां पर एक स्रोत रखा, यहां पर एक स्रोत रखा और उसके सामने एक कार्डबोर्ड लगा दिया, और इस कार्डबोर्ड में दो बहुत छोटे छोटे छिद्र कर दिए, दो छोटे छोटे छिद्र कर दिए। तो अब क्या हुआ, अब यहां से जो लाइट आएगी सर वो सिंगल वेवलेंथ की, उसका ओमेगा कांस्टेंट है, उसका के कांस्टेंट है, वही लाइट गई सर यहां पे, और अब ये एक नए स्रोत की भांति व्यवहार कर रहा था और एक नए स्रोत की भांति व्यवहार कर रहा था। मतलब सर ये दोनों स्रोत है, उनका प्राइमरी सोर्स यही है, ये दोनों सेकेंडरी सोर्सेस होना चाहिए, तभी यहां पर ये कहानी होगी जो हम पढ़ा रहे हैं। लेजर नहीं ले सकते, लेजर लाइट में ऐसा नहीं होता है ना। लेजर लाइट जो होती है वो हाई बीम इंटेंसिटी लाइट्स होती है, उसमें इंटरफेरेंस जो हमने बताया वो कभी नहीं हो सकता, ठीक है, वो लाइट फैलती नहीं है, लाइट का फैलना जरूरी है। तो यह जो मैंने बताया वो सभी को चमका कि किस लाइट के लिए हो रहा है। अरे बताओ मेरे प्यारे, क्या ये बात सभी को समझ में आई? नाइट बल्ब नहीं बोल सकते बेटा, नाइट बल्ब भी वो दिखता है एक ही रंग का, वो इसलिए एक रंग का दिखता है क्योंकि उसके ऊपर कलर की पन्नी चढ़ा दी गई। ऐसी नकली बातें नहीं करना है हमें, है ना। एक्चुअल में ऐसा स्रोत होना चाहिए, इसमें सोडियम लैंप होते, बड़े महंगे आते हैं। वो लैंप जो होते हैं वो एक वेवलेंथ, सटीक वेवलेंथ की लाइट प्रोड्यूस करके देते हैं, ऑलमोस्ट सटीक वेवलेंथ की लाइट रहती है, ठीक है। तो यहां से जो लाइट निकलेगी वह जो लाइट होगी वो लाइट 110% सर अब ये जुड़वा होंगे और ये मोनोजाइगोटिक्स होंगे। क्या बोलते हो यार, इतनी बायो में जे भी आ गई ना, मोनोजाइगोटिक्स होंगे ये दोनों, ठीक है ना। ऐसे ही अच्छा, जो जुड़वा अलग अलग होते हैं उनको क्या बोलते हैं? जो ऐसे दो जुड़वा जो अलग अलग मतलब बिल्कुल भी कैरेक्टरिस्टिक मिल ही नहीं रहे उनको क्या बोलते हैं?
उनका टेक्निकल टर्म क्या होता है बायो में, क्या बोलते हैं उन्हें, बताओ भाई क्या बोलते हैं उन्हें बायो में? ट्यूबलाइट बोलते हैं। मेरे हिसाब से मोनो का उल्टा होगा डायजाइगोटिक्स, क्या बोलते हैं यार, पॉलीजाइगोटिक्स बोलते हैं, हाइड्रोजाइगोटिक्स बोलते हैं। मेरे को तो लगता है डायजाइगोटिक्स बोलना चाहिए। हाँ भाई, तो ऐसे नहीं लेने हैं हमें, है ना, मोनोजाइगोटिक्स। एक बार क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं जब कॉलेज में था तो मैं एक जगह कोचिंग पढ़ाता था, ट्यूशन पढ़ाता था, है ना, तो वहां पर एक बैच था, उसमें 10th के बच्चे थे। जब मैं कॉलेज का सेकंड ईयर में था तो बैच नया नया शुरू हुआ था, तो बहुत सारे बच्चे आते, तो वो भी आए थे, उस वजह कम 40-50 बच्चे थे। तो 2 भाई थे, वो दोनों जुड़वा भाई थे, मुझे नहीं पता था वो दोनों जुड़वा भाई है। तो अब वो दोनों आते थे, साथ में आते थे, साथ में जाते थे। मुझे पूरे 6-7 महीने तक ये लगता रहा ये दोस्त थे, दोनों एक ही कॉलोनी में रहते होंगे, साथ में आते थे, साथ में जाते थे। क्यों? क्योंकि एक जो भाई था उसकी हाइट छोटी सी थी, वो उसका कॉम्प्लेक्शन मतलब थोड़ा सा सांवला रंग था उसका, और थोड़ी बॉडी भी लीन बॉडी थी, है ना, मतलब थोड़ा दुबला पतला सा था। लेकिन उसका जो जुड़वा भाई था उसकी हाइट उससे बहुत ऊंची थी, और वो मतलब एक्सरसाइज वगैरह भी करता रहता था ना, थोड़ी बॉडी भी बन रही थी उसकी। 10th क्लास में उसने थोड़ी बॉडी बना ली थी, है ना, और वो एकदम फेयर कॉम्प्लेक्शन का था, गोरा सा था। तो अब मुझे तो 6-7 महीने तक तो यही लगता रहा ये दोनों भाई नहीं, मतलब ये मेरे को लगा कि ये दोनों अलग अलग है। फिर एक दिन मैंने पूछ लिया कि यार तुम दोनों साथ में आते जाते भाई हो क्या? तो बोलता हाँ सर। तो क्या बुआ का लड़का, चाचा का लड़का, ऐसा कुछ चक्कर है? बोलता नहीं सर, हम जुड़वा भाई है। फिर मुझे उस दिन पहली बार पता चला कि अच्छा ऐसी भी बायोलॉजी हो सकती है कि 2 जुड़वा भाई जो अलग अलग हो। फिर मैंने उस दिन वो हमारे जो बायो की मैडम थी उनको पूछा, मैडम ये क्या चक्कर है, ऐसे कैसे जुड़वा हो सकते हैं? तो मैंने लगा सर आपको नहीं पता था क्या? तो मैंने हाँ। तो मैडम बोलती, फिर मैडम ने समझा कि सर ऐसा भी संभव है इस दुनिया में कि 2 जुड़वा ऐसे पॉसिबल है जो बिल्कुल भी आइडेंटिकल ना हो। ये गजब काम किया है, ये तो सही खेल है। मेरे को तो आज तक लगता था जुड़वा मतलब कॉपी पेस्ट। देखो भाई, तो अब यहां से लाइट आई, यहां से लाइट आई, किसी भी एक बिंदु पर आई, ओके, तो यहां की लाइट जो आएगी वो ऐसी चलती भाई, यहां से लाइट जो आएगी वो ऐसी चलती भाई, ओके सर। तो अब यहां पर जो लाइट आई, इसने मान के चलो दूरी जो है वो x1 तय करी, x1 दूरी तय करी, और यहां की दूरी जो करी वो x2 दूरी तय करी, ठीक है। x1 और x2। कितनी ट्यूशन की फीस लेते थे आप? मैं नहीं लेता था, मतलब मेरी ट्यूशन नहीं थी वो, वहां पर एक कोई सर थे जो काफी बड़े थे उम्र में, तो वो पढ़ाते थे, उनको मतलब उनके पास बैचेस चलते थे। तो हमने बोला उनको जाकर एक दिन कि सर हम इंटरेस्टेड है, अगर आपको जरूरत हो तो बता देना। तो उन्होंने बुला लिया हमें पढ़ाने के लिए। देखो, तो ये x1 दूरी होगी, ये x2 दूरी होगी। तो अगर मान के चलो ये जो जुड़वा बॉय गर्ल भी हो सकते, अबे है ना, अब ये लड़का मुझे बिल्कुल ही इतना पढ़ा लिखा हूं भाई, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं मैं कि जुड़वा एक लड़का एक लड़की हो सकते, 2 लड़कियां भी हो सकती, 2 लड़के भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही बायोलॉजी मेरा 0, इतना बायोलॉजी आता है मेरे को भी, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है कि सर लड़के आपको पता है एक लड़का एक लड़की भी हो सकते हैं? हाँ भैया इतना आता है मुझे। देखो, तो ये x1 है x2, चलो रे काम की बात कर लो, ये x1 है x2 है। तो अगर मान के चलो इधर से x1 दूरी तय करके आ रहा है, इधर से x2 दूरी तय करके आ रहा है, तो मैं समझ में आया कला संबंध स्रोत क्या होते हैं। तो यहां पर इन दोनों के बीच में, ध्यान समझना इस चीज को, इन दोनों के बीच में क्या होगा, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पथ में अंतर होगा, उस पद को हम बोलेंगे पथांतर। पथ में अंतर होगा, पथ में अंतर, या हम इसे पथांतर बोलेंगे। पथांतर, है ना, मतलब कि अगर मान के चलो इधर से लाइट आई, इधर से लाइट आई, दोनों में कुछ ना कुछ पथ में अंतर होगा। अब देखो, पथांतर 0 भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि पथांतर हो ही हो, है ना, पथांतर 0 भी हो सकता है और कुछ हो भी सकता है, कुछ ना कुछ वैल्यू भी आ सकती है इसकी, ठीक है। तो इस पथांतर को हम डेल्टा x से चिन्हित करेंगे, इसे हम बोल सकते हैं x2 माइनस x1। सबसे इंपॉर्टेंट सा पद ये रहने वाला है पथांतर। अब ये पथांतर की वजह से कला में अंतर आ जाता है, जिसे हम कलांतर बोलते हैं, है ना, क्योंकि हमारे पास जो पूरा इंटरफेरेंस होने वाला है वो कलांतर पर बेस्ड रहने वाला है। तो पथांतर के वजह से क्या होता है, पथ में अंतर की वजह से कला में अंतर आ जाता है, जिसे हम बोलते हैं कला में अंतर। ये मैं थोड़ा थोड़ा आपको जब एसी करंट पढ़ाते तब बताई थी बात। तो कला में अंतर आ जाता है, जिसे हम कलांतर कहते हैं।
कलांतर। ठीक है, इसे हम डेल्टा फाई से चिन्हित करेंगे, ये हो जाएगा φ2 माइनस φ1। अच्छा, अब ये क्या चक्कर चल रहा है इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। मान के चलो यार कि हमारे पास यहां पर जो लाइट है, मान के चलो हमारे पास जो लाइट है, ये इस बिंदु पर लाइट है ना, यहां पर से जो फाइनल आ रही है वो फाइनल पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूं कि लाइट आई सर, यहां से तरंग जो थी वो तरंग यहां पर आई और ये तरंग जो है वो ऐसी पहुंच गई इस बिंदु पर। ठीक है, फिर एक तरंग नीचे से आ रही होगी सर, नीचे से इस किसी कोण पे से आ रही होगी, और ये जो तरंग पहुंची सर यहां पर, ये तरंग जो है वो यहां से पूरा एक चक्कर काट कर यहां पर पहुंची। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि सर ऊपर वाली जो तरंग है उसका आधा आधा और आधा, मतलब ये हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसका सॉरी एक चौथाई और एक चौथाई, मतलब इसका पूरा चक्कर होगा सर, ये पूरा चक्कर होगा एक तरंग का। तो जो ऊपर वाली तरंग है वो यहां तक, अगर मैं साइन की तरंग मांग रहा हूं तो उसके हिसाब से अगर मैं कोण देखूं तो मैं बोलूंगा ये 0 कोण होगा, ये π/2 होगा, ये पाई होगा, ये 3π/2 होगा और ये 2π कोण होगा। ठीक है, और यहां पर ऊपर वाली जो तरंग है वो यहां तक ये घूमकर पहुंची और ये इस बिंदु पर पहुंच गई। उतनी ही देर में नीचे से एक और तरंग आकर, पूरी तरंग आकर उस बिंदु पर मिली। मतलब क्या हुआ कि उस बिंदु पर जो तरंगे मिल रही है वो तरंगों में उन तरंगों में ऊपर की 3π/2 और नीचे की 2π कोण तक चलकर आई है, 2π कोण तक चलकर आई है। अब इसमें हमें इस बात से मतलब नहीं है कि पीछे कितने पाई चले थे, या पीछे हो सकता है कि यहाँ पर 8 10 15 पीछे 15 20 वो कितना भी चलकर है, उससे मतलब नहीं है हमें बस ये मतलब है कि आखिरी मौके पर जब ये मिल रही थी तब उनमें कलांतर क्या होगा। क्यों? क्योंकि वो 0 से 2π के मध्य ही क्या अंतर बनेगा वो हमें पता करना है। क्यों पता करना है सर? क्योंकि इसके बाद तो कहानी फिर से रिपीट हो जाती है ना, तो उस बात से हमें मतलब नहीं, हमें 0 से 2π के मध्य ही सारी बातें करनी, मतलब कि ये एक्चुअल में 0 से 2π, या अगर हम इस दूरी को देखें तो ये एक तरंग दैर्ध्य कहलाती है, ये दूरी लैम्बडा कहलाती है। मतलब जो पथांतर भी हमें, पथ में अंतर भी पता करना है वो हमें लैम्बडा के पदों में पता करना है कि कितना लैम्बडा हो रहा है, λ/2, λ/3, 3 λ/4, ये ऐसा पता करना है, लैम्बडा के पदों में पता करना है। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये जो इसका कलांतर जो होगा वो हमें कोण के पदों में पता करना है, और 99% केसेस में हम 0 से 2π के मध्य में ही पता करना, उससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन हमारा मेन मकसद क्या है कि वो वाला जो अंतर है सर वो कितना है ना। अगर मान के चलिए यहां से 1000 कोण करके ये भी 1000 करके आई और आखिरी में इतना सा डिफरेंस लेके तो 1000 - 1000 तो हो ही गए, ये वाली डिफरेंस ले गए। तो यहां पे कलांतर क्या हुआ? यहां पे कलांतर हम बोल सकते हैं, यहां पर कलांतर सर देखो, ये 3π/2 करिए, ये 2π पूरा घूमिए, मतलब π/2 का कलांतर होगा। इस कंडीशन में क्या होगा? π/2 का कलांतर होगा। अब हर एक कलांतर अलग अलग होने पर परिमाणी जो दिखता है या तीव्रता या आयाम जो आएगा तरंग का वो अलग अलग आएगा। मतलब कि जब मान के चलो कि 0 कलांतर हो गया तो अधिकतम तीव्रता आएगी, कलांतर 90 डिग्री हो गया तो अलग आएगी, पाई हो गया या 180 डिग्री हो गया तो अलग तीव्रता नजर आएगी आपको। क्लियर है कहानी? तो ये एक इंपॉर्टेंट सी बात जो हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, अब ये वाली बात को हम, ये पथ में अंतर है और कला में अंतर है, तो कला में अंतर होगा φ2 - φ1 और पथ में अंतर होगा x2 - x1। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर जब मेरे पास पथ में अंतर लैम्बडा, देखो इनके मध्य संबंध भी हमें याद होना चाहिए, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं जब पथ में अंतर लैम्बडा होगा सर तो कला में अंतर π/2 हो जाएगा, है ना। वैसे बराबर नहीं लिखना चाहिए, हमें ऐसा लिखना चाहिए लैम्बडा मतलब सर π/2 हो गया, लैम्बडा पथांतर मतलब π/2 कलांतर। अरे क्वेश्चन नहीं बेटा, ये बेसिक कंसेप्ट चला, भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, डोंट वरी। क्या ये छोटी सी बात हुई कि सर अगर यहां पर ये लैम्बडा हुआ तो ये π/2 हमारे पास कलांतर होएगा, π/2 कलांतर होएगा। बिल्कुल सही बात है सर। अच्छा, तो इनके मध्य संबंध हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मान के चलो हमारे पास कहीं पर हमें पथांतर या कलांतर निकालना पड़ जाए तो कलांतर डेल्टा फाई जो होगा वो 2π/λ इंटू डेल्टा x होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है जो आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सी बात है जो आपको पता होना चाहिए। क्या कि यहां पर अगर हमारे पास 2π/λ क्यों कर दिया? क्योंकि सर डेल्टा फाई अगर π/2 होगा तो उसके लिए लैम्बडा दूरी होगी, है ना, ऐसा समझ सकते हो आप।
कि सर अगर हमारे पास π/2 चलेगा तो लैम्डा दूरी होगी, तो इकाई में कितना हो जाएगा सर, इकाई के लिए π/2 बाय लैम्डा होगा सर, इकाई दूरी के लिए π/2 बाय लैम्डा हो जाएगा। और अगर डेल्टा एक्स दूरी होती तो इनटू डेल्टा एक्स, ये कितना हो जाएगा, ये कितना कोण बनेगा जिसे हम डेल्टा फाई बोल सकते हैं। तो ये संबंध सा आप याद रख सकते हो इसमें, ठीक है। तो यहां पर यह एक इंपॉर्टेंट सी बात है जो हमें पता होना चाहिए, डेल्टा फाई 2π बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स के बराबर होता है। अगर आपको याद रखने में दिक्कत हो तो एक और इसका ट्रिक बता देता हूं, विमीय रूप से याद रख लो यार इसको, कोण के सामने कोण होना चाहिए और दूरी के सामने दूरी, ये नीचे लैम्डा, इसको मैं ऊपर भी ले जा सकता हूं, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसको अब ऐसा भी लिख सकता हूं, देखो डेल्टा, ये इसको भी ऐसा भी लिख सकता हूं, डेल्टा फाई बाय 2π बराबर होगा डेल्टा एक्स बाय लैम्डा, ठीक है। इसको और बेहतर रूप से आप ऐसा फील कर सकते हो क्या कि सर लैम्डा दूरी के लिए 2π है तो डेल्टा एक्स के लिए डेल्टा फाई होगा। क्लियर है मामला। तो ये एक इंपॉर्टेंट सा समीकरण है, कलांतर और पथांतर के बीच में मध्य संबंध। क्यों है ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए, ये भी समझना होगा, क्योंकि जब भी हम परिमाणी निकालेंगे जो फॉर्मूले पढ़ेंगे वो सब होंगे कलांतर के रूप में, लेकिन कलांतर मेजर करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा तो ना देख सकता कि ये सर ये दोनों लाइट आई यहां पर मिली तो कितना कलांतर होगा, लेकिन पथ में अंतर में दूरियां माप सकता हूं कि अच्छा सर ये दूरी इतनी है, ये दूरी इतनी है, तो पथ में अंतर कितना होगा। पथ में अंतर मापना आसान है, लेकिन सारे कैलकुलेशन जो होंगे वो कलांतर के रूप में होंगे, इसलिए हमने इनके बीच से संबंध एक निकाला, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं आपको अलग अलग पथांतर या अलग अलग कलांतर दूं तो क्या आप मुझे उनके बीच में संबंध बता सकते हो, है ना। जैसे अगर मान के चलो मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला भी लिख सकता हूं ना, डेल्टा एक्स बराबर होगा लैम्डा बटा 2π इंटू डेल्टा फाई, ठीक। तो कुछ एक टेबल सा बनाएंगे, एसपी स्टार्ट सा टेबल सा बनाएंगे हम, जो कुछ कलांतर जो है वो हमें पता होना चाहिए और उनके पथांतर कितने वो भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये बार बार हमें यूज में आने वाले हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा टेबल में बना के दे रहा हूं, कुछ डेल्टा फाई की वैल्यूज, कुछ उसके डेल्टा एक्स कितने आएंगे वो आपको बताना होगा, या डेल्टा एक्स दे दूं मैं, आपको डेल्टा फाई बताना होगा। क्लियर है कहानी। चलिए तो इतना लिख लिया सभी ने, हाँ भाई। तो एक टेबल सा बना लेते हैं हम यहां पर, मैं यहां पर लिखूंगा डेल्टा एक्स और आपको बताना उसका डेल्टा फाई कितना होगा, या मैं डेल्टा फाई बताऊंगा, आपको डेल्टा एक्स लिखना होगा। चलिए, अगर डेल्टा फाई जो है वो 0 डिग्री हो गया तो कितना हो जाएगा। मुझे लगता है कुछ बच्चे ऑलरेडी होशियार है, वो लोग समझ पाएंगे कि अच्छा सर यहाँ पे आप कौन कौन सी वैल्यूज निकालोगे, कोई गैस कर सकता है क्या क्या लूंगा मैं यहाँ पर। ये वही वाली वैल्यूज है, ये वही वाली वैल्यूज है जो वैल्यूज एक्चुअल में आपको कोण की पता होती है। कोण की वैल्यू, कोण की वैल्यू मतलब कौन कौन सी पता होती है सर हमारे पास, कोण की वैल्यू, कोण की वैल्यू हमारे पास होती है, कोण की वैल्यू 0, π/6, π/4, π/3, वो जो वैल्यूज होती है उन्हीं के लिए डेल्टा एक्स पता करना है हमें, क्योंकि कहानी वही है क्या कि पूछेंगे वही जिसके साइन और कॉस के मान आपको पता होगा, भी परिमाणी निकालना सिखाऊंगा उसमें साइन और कॉस आएगा, कहानी खत्म हो गई बस। तो ये हो जाएगा 0, हाँ भाई 0 के लिए बताओ क्या आएगा, 0, π/6, π/4, π/3, π/2, फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे पाई, 2π, 3π/2, हाँ भाई। इन सब के लिए आपको डेल्टा एक्स की वैल्यूज बतानी है। कर पाओगे। इसके अलावा भी हो सकते, लेकिन बस ये मेन जो वैल्यूज हमें काम आएंगी वाली मैंने आपको बता दी। तो जैसे सबसे पहले बताओ भैया 0 के लिए क्या होगा सर, 0 के लिए तो 0 ही होगा, 0 के लिए 0 होगा, बहुत ही बढ़िया। π/6 के लिए क्या होगा, देखो आप एक निकाल लोगे ना तो आपको इसकी ट्रिक समझ में आ जाएगी, है ना, तो आपको बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ भाई, π/6 के लिए क्या होगा, π/6 के लिए सर λ/12 होगा। अच्छा, π/4 के लिए λ/8 होगा, कुछ समझ पा रहे हो, λ/6 होगा, यहां पर सर λ/4 होगा। मेहनत नहीं करना है इसमें, थोड़ा सा दिमाग लगा, λ/2 होगा सर, ये सर 3 λ/4 हो जाएगा सर, और यहां पर सर लैम्डा हो जाएगा। आधा आधा हो रहा है, आधा 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 आधा। क्या सही लिखा हुआ है मैंने सब कुछ? देखो हाँ, ये क्या है, मतलब ये जितनी वैल्यू इसका आधा एक्चुअल में आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो फॉर्मूला वही है ना यार,
कैसी बात कर रहा है भाई, फॉर्मूला तो ये है ना, फाई बाय डेल्टा फाई बाय 2 पाई। तो पाई से पाई कटेगा, बट्टे में 2 रह जाएगा, पाई से पाई कटेगा, ये पाई हटा बट्टे में 2 कर दे, पाई हटा बट्टे में 2 कर दे, कहानी खत्म। अब इसमें जो सबसे ज्यादा वैल्यूज काम आएंगी वो आएगी ये, एक तो ये वाली है ना, मतलब पाई वाली, 2 पाई वाली, और ये पाई बाय 4 वाली भी कभी कभी बीच में पूछ लेंगे, बाकी तो और पाई बाय 2 वाली तो आती ही आती है ना, लैम्डा बाय 4। चलिए, तो अगर ये सब कुछ समझ में आ गया सर, तो अब इन सब का यूज क्या है देखिए। अब हमारे पास एक तरंग थी, पहली वाली जो तरंग थी उसका समीकरण लिखते हैं। पहली वाली जो तरंग थी वो y1 बराबर थी a1 साइन ओमेगा टी माइनस केक्स, केक्स माइनस ओमेगा टी माइनस केक्स लिखो, दोनों एक ही चीज है। क्या अंतर होता है, जो छोटा मोटा होता है वो आगे चल के चैप्टर में समझ लेंगे हम, अभी तो यही लिख लो। ओके सर, साइन ओमेगा टी माइनस केक्स। अब ये दोनों वेव्स हमने जोड़ी, यही हमें सीखना है जो होता है वाई नेट। ये होगा y1 प्लस y2, मतलब इन दोनों का परिमाणी y1 प्लस y2 का। तो अब क्या होता है, इनका जो परिमाणी आता है, इन दोनों का जो परिमाणी आता है उसका जो फाइनल समीकरण होगा वो होगा a नेट बराबर होगा साइन ओमेगा टी माइनस केक्स प्लस फाई। ये मेरे पास आंसर रहेगा। ये फाई इनके बीच में कलांतर रहेगा। तो ये ए नेट जो है वो उसकी वैल्यू क्या आएगी, हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सी बात है वो ए नेट ही है। हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सी बात है वो जो है वो ए नेट ही है, ए नेट ही है। ए नेट या परिमाणी आयाम क्या आएगा, तो परिमाणी आयाम जो होगा बेटा वो हम लिखेंगे, यहां पर ये है a1, यहां पर ये a2। तो a1 और a2 का परिमाणी जो होगा, इनके मध्य कलांतर जो अपने पास फाई आ चुका है, तो हम परिमाणी ए नेट जो होगा, ए नेट जो होगा, ए नेट हम लिखेंगे यहां पर, ए नेट का स्क्वायर जो होगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। बिल्कुल ही सही समझे, आगे की कहानी आपको पूरी की पूरी आती है। ये जो है वो दो सदिश योग है, ये क्या है, सदिश योग है। मतलब पूरा एक्सपेरिमेंट कर कुरा के, सॉल्यूशन कर कुरा के ये पाया गया कि जो परिमाणी आयाम होता है, जो परिमाणी आयाम होता है वो सदिश की भांति व्यवहार करता है। किसकी भांति व्यवहार करता है, सदिश की भांति व्यवहार करता है। जो दो सदिशों का परिमाणी होता है, दो सदिशों का परिमाणी a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, जो उसका परिमाणी होता है वही सूत्र या वही चीज यहाँ पे ए नेट के लिए लिखती है। मतलब आगे के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है सर इसका परिमाणी कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम कब आता है, मिनिमम कब आता है, अगर a1 a2 बराबर हो गए तो क्या होगा, अरे आता है ना सब कुछ। अरे बोले प्यारी, मतलब यहां पर मैं ए नेट जो है वो क्या मैं ऐसा लिख दूं, ए नेट जो होगा वो हो जाएगा सर अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। ठीक है, आया समझ में, क्लियर है मामला। अगर हां तो अब ये बात बोलो कि तीव्रता भी तो लिखना होगी। देखो एक्चुअल में बात ये कि सवाल में हमसे आयाम भी पूछ सकता है, तीव्रता भी पूछ सकता है। तीव्रता में क्यों इतना इंटरेस्ट है सर आपको, कौन है तीव्रता में इसलिए इंटरेस्ट है, तीव्रता क्या है, परिमाणी इंटेंसिटी की कितना जगमग दिखाई देगा, है ना, वो तीव्रता है। तो यहां पर हमें पता चला था कि तीव्रता जो होगी सर वो समानुपाती है ए स्क्वायर के, मतलब जहां जहां ए का स्क्वायर है वहां तीव्रता लिख सकता हूं मैं, या जहां जहां ए है वहां पे रूट तीव्रता लिख सकता हूं मैं। तो इसका मतलब ये होगा कि यहां पर, या इस फॉर्मूले से देख लो आप, जो परिमाणी तीव्रता आएगी वो आएगी I1 प्लस I2, मतलब पहले वाले की तीव्रता प्लस दूसरे वाले की तीव्रता प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई। ये परिमाणी तीव्रता होगी। तो अगर मैं आपको ये दे दूं क्वेश्चन में कि मेरे प्यारे यहां पर कलांतर जो है या पथांतर जो है वो लैम्डा बाय 4 है, मतलब कलांतर पाई बाय 2 आ गया, कलांतर पाई बाय 2 आ गया, तो बताओ ये परिमाणी तीव्रता क्या होगी इस बिंदु पे। ये रहा फॉर्मूला, निकाल लो। क्या ये समझ में आ गया सभी को? हाँ, 2a cos थीटा बाय 2 क्या होगा वो भी हम देखेंगे ना, वो अगर a1 a2 बराबर हो जाते तो। क्लियर यहां तक की कहानी?
चलिए, तो अभी हम क्लास इतनी ही रखेंगे, है ना। कल की क्लास में अब मैं आऊंगा, ये चिंता ना करो, है ना, इतना आसान नहीं था, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत सारा बचा हुआ है, क्योंकि इसमें अब मैं बताऊंगा तुम्हें कि अगर यहां पर cos फाई की वैल्यू 0 हो जाती है, या कब इसमें मैक्सिमम मान आएगा, कब इसमें न्यूनतम मान आएगा। जो मैक्सिमम आता है उसे हम संपोषी कहते हैं, और जो न्यूनतम आता है उसे हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। और संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण की कहानी के साथ साथ हम उनके जनरल फॉर्मूले लिखेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, और उसी पर लिंक यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। तो कल की क्लास में ये दोनों ये पढ़ाऊंगा, इसकी थोड़ी सी थ्योरी जो इंपॉर्टेंट है, उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और फिर मैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ाऊंगा कल की क्लास में। क्यों? क्योंकि मैं उसमें ब्रेक नहीं दूंगा कि तुम टैलेंटेड लोग हो। चलिए, तो आज की क्लास, रोमांचकारी क्लास हम यहीं पर ही रखते हैं, यहीं पर ही करते हैं समाप्त, है ना। ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे जोरदार तरीके से। चलो भाई, तो जितना पढ़ाया रिवाइज कर लेना, और पढ़ा दो। हमारा लॉस होता है, क्या लॉस हो रहा है तेरा? कौन है ये? कहां गया? किसने किया था ये कमेंट? लॉस हो रहा है? लॉस तो तब हो जाएगा जब मैं ज्यादा पढ़ा दूंगा। बेसिक सा शरीर का बायोलॉजी समझ नहीं आ रहा, और घंघोर बायोलॉजी वाली बातें करने के लिए उतारू है सर, हम तो बायोलॉजी वाले ही, है ना। ज्यादा खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है, सुना है कि नहीं? जितना पेट जवाब दे उतना ही खाना चाहिए। जीबान के भरोसे हर कुछ पेट में नहीं उतार लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जीबान तो धोखेबाज होती है। जीबान, नजरें, ये सब धोखेबाज होती है। ये तो देखकर खुश हो जाएंगी, या जीबान खाकर तो खुश हो जाएंगी, लेकिन अल्टीमेटली ये भुगतना पेट को पड़ेगा, ठीक है। तो यहां मैं जो बोलूंगा, जो मैं पढ़ाऊंगा, वो देखकर, लिखकर तुम तो खुश हो जाओगे, लेकिन अल्टीमेटली तुम्हारे दिमाग को भुगतना पड़ेगा फिर, कि इतना सारा एक बार में हैंडल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिर कल सुबह उठकर पता चलेगा कि क्या क्या खाया था, कहां कहां से निकल रहा है सर, ना सर, सॉलिड, फ्लूइड, लिक्विड सब रूप में निकले जा रहा है सर, क्या पता, बहुत मुश्किल हो गई सर, गैस के रूप में भी निकले जा रहा है सर, शरीर का हर छिद्र जो है वो बोल रहा है कि बस कर, क्यों इतना खा लिया। चलो भाई, तो आज की क्लास इतनी रखते हैं ना, कल और खाएंगे भाई, कल और आऊंगा मैं, डोंट वरी। अभी पार्टी चालू है, पार्टी अभी बहुत लंबी चलेगी, है ना। हम छोटी मोटी पार्टी नहीं करते हैं, तो पार्टी अभी बहुत लंबी चलेगी, डोंट वरी। चलो, तो जितना पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेना, मिलते कल की क्लास में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।